मॉड्यूल्स का यूज करना था, कैसे हम लोग पाइथन के जो स्टैंडर्ड मॉड्यूल्स हैं उनको यूज करते हैं। पहले उनको इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट करने के बाद फिर उन्हें हम यूज करेंगे। ठीक है, राजीव बताइए क्या पूछना है। चलिए, तो अब कल मैंने दूसरा पार्ट बताया था, थर्ड पार्टी मॉड्यूल। तो थर्ड पार्टी मॉड्यूल का पर्पस क्या होता है? थर्ड पार्टी मॉड्यूल का मतलब होता है कि वो मॉड्यूल जो हमारे सिस्टम में अवेलेबल नहीं है, पाइथन सेटअप के साथ नहीं आए हुए हैं, उनको हमें डाउनलोड करना है। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि कोई भी मॉड्यूल, मान लीजिए मैंने बनाया और मैं चाहता हूँ दुनिया उसे यूज़ करे, कोई भी पाइथन प्रोग्रामर वर्ल्ड वाइड उसे यूज़ करे, तो मुझे कहीं तो एक सेंट्रल रिपोजिटरी होगी जहाँ का वर्क का आना होगा, ताकि हर कोई वहां से फिर डाउनलोड करके चला जाएगा। तो वो एक सेंट्रल रिपोजिटरी बना दी गई है पाइथन की तरफ से ही, और उसका नाम है py.org, pypi.org। तो एक वेबसाइट है pypi.org, एक रिपोजिटरी है जहाँ पर कोई भी अपना मॉड्यूल बनाकर अगर रखना चाहता है तो पब्लिश कर सकता है, और फिर वो पब्लिकली वर्ल्ड वाइड अवेलेबल हो जाता है। अब किसी ने बनाकर यहाँ रख दिया है और मुझे यूज करना है, तो मैं यहाँ से डाउनलोड करके ले जाऊंगा। जैसे अगर मुझे क्या करना है, मुझे विकीपीडिया पर कुछ भी सर्च करना है यूजिंग पाइथन प्रोग्राम, तो विकीपीडिया के साथ काम करने के लिए एक मॉड्यूल आता है जिसका नाम ही विकीपीडिया है। तो आप उस मॉड्यूल को यहाँ पे सर्च करिए और ये आ गया विकीपीडिया एपीआई फॉर पाइथन। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। लेकिन जब आप इस तरह से डाउनलोड पे जाएंगे तो जो भी विकीपीडिया की फाइल्स हैं वो सब आपके डाउनलोड फोल्डर में आ जाएंगी। फिर आपको उन्हें वहां से कॉपी करके पाइथन जहाँ पर आपकी इंस्टॉल होती है लाइब्रेरी में, वहां पर एक साइट पैकेजेस नाम से फोल्डर होता है, वहां जाके पेस्ट करना पड़ेगा। अब इस काम को सिंप्लीफाई कर दिया गया और हमें एक कमांड बताई गई, पिप इंस्टॉल मॉड्यूल का नाम विकीपीडिया। इसको कॉपी कर लेते और इसको कहाँ पर अपने कंप्यूटर पे लिखना है, अपने कंप्यूटर के कमांड प्रॉम्प्ट पे। अपने कंप्यूटर कमांड प्रॉम्प्ट खोलेंगे और उस कमांड प्रॉम्प्ट पे ये कमांड को टाइप कर देंगे, पिप इंस्टॉल विकीपीडिया। अब जब ये लाइब्रेरी बनाई गई होगी तो उस समय चीजें अलग हो सकती हैं, आज चीजें अलग हो सकती हैं, तो बनाने वाले ने भी इसमें कुछ चेंजेस हो सकता है समय के साथ करे होंगे। तो हर लाइब्रेरी जो हम पिप इंस्टॉल से pypi.org वेबसाइट से डाउनलोड करते हैं उसका भी अपना एक वर्जन हो। तो जब मैं कोई स्पेसिफिक वर्जन पिप इंस्टॉल के साथ नहीं बताता हूँ, तो जो सबसे लेटेस्ट वर्जन होगा उस लाइब्रेरी का वो हमारा इंस्टॉल हो जाएगा। और अगर मैं वर्जन बताना चाहता हूँ तो पिप इंस्टॉल लाइब्रेरी का नाम डबल इक्वल टू, और यहाँ पर उसका वर्जन बताएंगे कि जो वर्जन आप डाउनलोड करना चाहते हैं वो लिख दीजिए। अब सर वर्जन मुझे अगर नहीं पता है तो फिर बाय डिफॉल्ट ऐसे लिख दीजिए और आपका सबसे लेटेस्ट वर्जन आ जाएगा। कभी कभी क्या होगा, सबसे लेटेस्ट वर्जन आपके पाइथन के साथ शायद कंपेटेबल ना हो सकता है कि आप पाइथन पुरानी यूज कर रहे हैं, आप विंडोज 7 पे पाइथन चला रहे हैं, तो आप क्या करें, कुछ भी वर्जन अपने मन से लिख दें जो कि गलत होगा। तो जब आप गलत वर्जन लिखेंगे तो आपको सजेस्ट करा जाएगा कि भी ये अवेलेबल है, इनमें से बताओ कौन सा चाहिए। अब देखते हैं क्या होता है। जैसे ही मैंने एंटर करा, मना कर दिया कि ये कोई वर्जन नहीं है। ठीक है, कौन कौन से अवेलेबल हैं, ये रहे 0.94, 0.9, 0.5, 0.9, 0.5, ये अब वर्जन अवेलेबल। बट ऐसा कोई वर्जन नहीं है जो आपने बताया। ठीक है, चलो तो अब वर्जन अगर मुझे पता है तो डबल इक्वल टू लगा के लिखेंगे, और अगर नहीं पता है तो लेटेस्ट वर्जन उस लाइब्रेरी का आ जाता है। इस कमांड को रन करने के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले कंप्यूटर में इंटरनेट होना चाहिए, क्योंकि ये कमांड इस वेबसाइट से जो मैंने आपको दिखाई है
py.org वेबसाइट से कनेक्शन इंटरनली क्रिएट करेंगे और इसी वेबसाइट पर ये लाइब्रेरी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सर मैंने गिटअप पे रख दी है, वहां से डाउनलोड नहीं हो रही है, कहीं और रख दी है, तो इसी वेबसाइट से हमारा डाउनलोड होगा। ठीक है, चलो तो अब यहाँ पर क्या होगा, दूसरी सर आपके कंप्यूटर में पाइथन इंस्टॉल होनी चाहिए। अब आप बोल रहे हो सर मैंने तो इंटरनेट है लेकिन मेरे में चली नहीं रही है, क्योंकि आपके पाइथन इंस्टॉल होगी ही नहीं। और तीसरी एक बात और ध्यान रखनी है कि पाइथन इंस्टॉल है, क्या आपने पाइथन इंस्टॉलेशन टाइम पर शुरू में एक चेकबॉक्स मैंने याद दिलाया था टिक करना होता है पाइथन पाथ सेट करने का। तो अगर आपने पाइथन पाथ सेट कर रखा है जो सेटअप इंस्टॉलेशन टाइम पर आता है तो ये चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। अच्छा एक चौथी बात और याद आ गई मुझे, अगर आपके कंप्यूटर में 3 पाइथन के अलग अलग वर्जन इंस्टॉल है, तो मान लीजिए 3.10 भी इंस्टॉल है, 3.9 भी इंस्टॉल है, 3.8 भी इंस्टॉल है, तो ये क्या तीनों वर्जन पे इंस्टॉल हो जाएगी? तो अगर आपके कंप्यूटर में पाइथन का एक ही वर्जन इंस्टॉल्ड है तो फिर तो जो इंस्टॉल्ड है उसी में हमारा ये पाइथन की लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाएगी। और अगर आपके पाइथन के 2-3 अलग अलग वर्जन आपने डाउनलोड करके इंस्टॉल कर रखे हैं तो बाय डिफॉल्ट जो सबसे लेटेस्ट होगा, लेटेस्ट का मतलब वर्जन में लेटेस्ट नहीं, लेटेस्ट आपने बाद में कौन सा इंस्टॉल किया है वो लेटेस्ट, ठीक है, उसमें जाकर इंस्टॉल होगा। तो इनसे बचने के लिए हम पिप के साथ वर्जन का नाम बता सकते हैं 3.10। तो अब आपके कंप्यूटर में अगर 4-5 पाइथन के वर्जन में इंस्टॉल्ड हैं तो फर्क नहीं पड़ता, 3.10 वाले के लिए हम ये इंस्टॉल करेंगे। लेकिन जब ये लाइब्रेरी 3.9 के साथ रन होगी तो एरर आ जाएगी, क्योंकि 3.9 पाइथन का जो वर्जन है उसको ये लाइब्रेरी मिलेगी नहीं। ठीक है, तो इस तरह से ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। पहला, इंटरनेट होना चाहिए। दूसरा, पाइथन इंस्टॉल होनी चाहिए। तीसरा, अगर पाइथन के ज्यादा वर्जन इंस्टॉल्ड हैं तो जिस वर्जन के लिए आप इंस्टॉल करना चाहते हैं अपनी लाइब्रेरी पिप के साथ, पाइथन का वो वर्जन आप मेंशन करेंगे, 3.8, 3.9, 3.10। ठीक है। चौथा, पाइथन जब भी इंस्टॉल आपने करी है तो पाइथन का पाथ सेट करना होता है। सेटअप में चेकबॉक्स का ऑप्शन आता है ऐड पाइथन पाथ, अगर आपने वो चेकबॉक्स सेलेक्ट नहीं किया हुआ है तो फिर आपकी एरर आएगी, तो आप अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल करना, वो चेकबॉक्स को इंस्टॉल करके 2 मिनट लगेंगे। अभी मैं एंटर कर, अगर ये लाइब्रेरी मेरे में पहले से इंस्टॉल्ड है तो लिख कर आएगा रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, इसका मतलब मेरे कंप्यूटर में मैंने पहले ही किसी बैच में करके ये दिखाई हो। ठीक है। अब अगर आपसे कहा जाए कि सर अब ये लाइब्रेरी इंस्टॉल्ड हो गई, अब इसका यूज कैसे करेंगे? यूज वैसे ही करेंगे जैसे कल हमने किया था। तो क्या करते हैं, इंपोर्ट विकिपीडिया एज WK कर दिया। अब विकिपीडिया मॉड्यूल के अंदर सर्च करने के लिए इंटरनेट पर विकिपीडिया वेबसाइट पर सर्च करने के लिए एक फंक्शन है जिसका नाम है समरी। समरी फंक्शन ये कह रहा है कि विकिपीडिया की वेबसाइट में बहुत सारे पेजेस होते हैं, हर कंटेंट का एक पेज होगा। तो आप यहाँ पर जो सर्च करना चाहते हैं वो पेज का नाम होना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिख दिया सर्च करते समय पाइथन लैंग्वेज, तो अब ये कोड क्या करेगा, आपके कंप्यूटर में इंटरनेट मांगेगा क्योंकि बिना इंटरनेट के प्रोग्राम नहीं चलेगा, क्योंकि ये लाइव सर्च करेगा विकिपीडिया की वेबसाइट पर, पूरे गूगल पर नहीं करेगा, सिर्फ विकिपीडिया की वेबसाइट पर सर्च करेगा। अगर विकिपीडिया की वेबसाइट पर इस नाम से कोई पेज है पाइथन लैंग्वेज, या विकिपीडिया के पेजेस में ये वर्ड कहीं आता है, तो उस पेज का डेटा लाकर आपको दे दिया जाए और आप उसे प्रिंट कर रन कराते हैं। अगर इंटरनेट ऑफ कर दिया जाए तो एरर आ जाएगी कनेक्शन नॉट फाउंड, ऐसा करके। ठीक है, तो ये आप मैनुअली ब्राउजर पर जाकर सर्च करेंगे विकिपीडिया की वेबसाइट पर तो यही रिजल्ट आएगा। देखो अगर मैं मैनुअली सर्च करवाऊँ तो यहाँ लिखो पाइथन लैंग्वेज विकिपीडिया,
यही कंटेंट आया होगा, यहाँ से लेकर और यहाँ तक के कंटेंट आए होंगे। मैच कर लो अपना उसको, घर जाके मैच करना, यही है सेम। ठीक है, करा हुआ है मेरा मैच। अब हम ऐसा भी कर सकते हैं कि जो रिजल्ट आया है उसके शुरू के कुछ सेंटेंसेस ले आते हैं। मान लीजिए मैंने कभी शुरू के 2 ही सेंटेंसेस लेकर आओ, ज्यादा कंटेंट हो गए, 2 ही सेंटेंसेस दिखाओ। 2 सेंटेंस आपको दिखाना। सर ये 3 दिखा रहा है, गिनती गलत हो रही है। एक ये हो गया, फुल स्टॉप, दूसरा ये हो गया, फिर ये 3 कैसे आ गया? तो ये लाइब्रेरी सेंटेंस तब मानती है फुल स्टॉप के साथ स्पेस आई। यहाँ पर फुल स्टॉप के बाद स्पेस है, यहाँ पर फुल स्टॉप के बाद स्पेस नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सपोज करो किसी ने एक कहानी लिखी है और उस कहानी में ग्रेटर नोएडा आता है और ऐसे लिखा हुआ है, तो सोचो इस हिसाब से तो 2 सेंटेंस हो गए, GR अलग नोएडा अलग, जबकि है तो एक ही। तो इस लाइब्रेरी ने कहा अगर किसी ने ऐसे लिखा है तो ये एक ही सेंटेंस माना जाएगा, लेकिन अगर किसी ने ऐसे कर दिया होता तो हम इसको 2 मानेंगे कि GR अलग है और नोएडा अलग। तो सेंटेंस कैसे बनेगा इसमें? फुल स्टॉप स्पेस आने पर सेंटेंस बनेगा, सिर्फ फुल स्टॉप आने पर उसको एक अलग सेंटेंस नहीं माना जाए। प्रीति बोलिए। सर इसमें हम यूजर इनपुट ले सकते हैं, जैसे आपने समरी में जो पाइथन लैंग्वेज आपने पास आपकी किया वॉइस था। नहीं आ रही है। हेलो। हेलो। बोलिए, आ रही है। हाँ सर, इसमें हम यूजर इनपुट ले सकते हैं, जो आपने यूजर, विकिपीडिया में आपने समरी में जो अपने पाइथन लैंग्वेज आपने पास किया है, इसमें हम यूजर इनपुट पास कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, पहले यूजर से वो टेक्स्ट ले लेते हैं जो सर्च करना चाहते हैं, ठीक है। और जो भी यूजर ने टेक्स्ट दिया है वो आप यहाँ पर ले सकते हैं, और अच्छा प्रोग्राम बन गया। एंटर टेक्स्ट। कह रहा है विराट कोहली नाम से हमारे यहाँ पर कोई पेज नहीं है, क्योंकि आपने क्या कर दिया, विराट कोहली की स्पेलिंग गलत लिख दी है, एक आ गया। अब तुम्हारी, चलो हो सकता है इस नाम से ना हो, कुछ और देखते हैं। सचिन। अब सचिन नाम से तो पेज हो गई यार विकिपीडिया पे, लेकिन क्या दुनिया में एक ही सचिन है जो फेमस है? और भी सचिन हो सकते हैं दुनिया के अंदर। विकिपीडिया देखते हैं क्या रेस्पॉन्स करता है। क्या रहा है, सचिन कई सारे हैं। सचिन एक्टर भी तो है, पुराने जमाने में सचिन एक्टर, मूवी देखी नदिया के पास, सचिन की। और ये वही सचिन है जो हम ढूंढ रहे हैं। सचिन को ये गुजरात में भी है। तो अब पता नहीं आप किससे किसको ढूंढ रहे हो, जिसको ढूंढ रहे हो उसका प्रॉपर नाम लिख दो। अब हम सचिन तेंदुलकर का पूरा नाम लिख देते हैं। तो ये वही है जो ढूंढ रहे थे हम, सचिन रमेश तेंदुलकर। ठीक है, तो हम जो लिख रहे हैं उस नाम का पेज अगर विकिपीडिया पे है तो रिजल्ट आएगा, और अगर वो पेज नहीं है तो एरर आएगी। तो ऐसा नहीं है कोई जादू कि हमने लिखा तो रिजल्ट आएगी आएगा, गूगल सर्च नहीं है ये, सिर्फ विकिपीडिया पर सर्च हो रहा है। वहां पर है डेटा तो अवेलेबल है, नहीं है तो एरर आ जाएगी कि भाई विकिपीडिया के पास ये पेज नहीं है जो आप ढूंढ। ठीक है, चलो। समरी एक फंक्शन है जो सर्च करने वाला काम करता है।
इसके अलावा और फंक्शन भी हैं बिल्कुल, तो आप हेल्प में जाकर विकिपीडिया के सारे फंक्शंस को पढ़ सकते हैं। तो ज्यादा यूज होता है सर्च करने के लिए तो समरी फंक्शन। अब मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन जब शेयर करनी होती है किसी को, फॉर एग्जांपल आप किसी को पेमेंट करना चाहते हो, तो आप उसका मोबाइल नंबर पूछते हो। मोबाइल नंबर टाइप करने में गलती आपसे हो गई तो पैसा किसी और पहुंच जाएगा। तो आप इस चीज को सेव करने के लिए उससे कहते हो स्कैनर दे दो अपना, क्योंकि टाइप करने में टाइम भी ज्यादा लगता है और गलती भी होने के बहुत ज्यादा चांस है। तो अपना स्कैनर दे दो, वो स्कैन करेंगे और फटाफट से डेटा पहुंच जाएगा। तो स्कैनर के अंदर मोबाइल नंबर डिटेल वगैरह सब छुपी हुई है, अकाउंट डिटेल वगैरह। तो आज अगर मैं इंफॉर्मेशन किसी को बताना चाहता हूँ तो मैं उसे बताने की बजाय क्या बोलता हूँ, भाई स्कैन कर लो। यही होता है हमारा। ठीक है। तो अब अगर मैं पाइथन के थ्रू किसी इंफॉर्मेशन को क्यूआर कोड के अंदर हाइड करना चाहता हूँ तो ऐसा किया जा सकता है। और ऐसा करने के लिए आपको दो लाइब्रेरी को डाउनलोड करना पड़ता है। पहली लाइब्रेरी क्यूआर कोड में डेटा हाइड करती है, दूसरी लाइब्रेरी उस क्यूआर कोड को इमेज में कन्वर्ट करके हमें वापस कर देती है। तो क्यूआर कोड एक इमेज ही तो होगा, लास्ट में पीएनजी जेपीजी कुछ ना कुछ इमेज ही होगी, है ना। तो क्यूआर कोड बनाने एक लाइब्रेरी है, उस क्यूआर कोड को बनाने के बाद उसको इमेज में कन्वर्ट करने की दूसरी लाइब्रेरी है। तो वो दो लाइब्रेरी मुझे क्या करनी होंगी, पहले अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करनी होगी। तो यहाँ लिखेंगे पिप 3.10 इंस्टॉल पिलो। पिलो लाइब्रेरी हमारा इमेज बनाने के लिए यूज होती है। पिलो लाइब्रेरी का काम है इमेज बनाना। तो इमेज को रिसाइज करना, इमेज को क्रॉप करना, इमेज को रोटेट करना। तो इमेज से रिलेटेड पाइथन में अगर कुछ काम करना होता है तो उसके लिए कई लाइब्रेरीज अवेलेबल है। बट बेसिक लेवल पर जो लाइब्रेरी है उसका नाम है पिलो। तो पहले ये इंस्टॉल करेंगे, तो हो सकता है मेरे में सब इंस्टॉल्ड हो पहले से, क्योंकि बाकी बैचेस में पढ़ाया है मैंने। देखते हैं जो भी है। चलो ये नहीं है तो ये आपके सामने इंस्टॉल हो गई, सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड, इस तरह से इंस्टॉल हो जाएगी। दूसरी लाइब्रेरी, इसके अलावा इसका काम तो इमेज बनाना है, लेकिन क्यूआर कोड का इमेज बनेगा तो क्यूआर कोड तो बने पहले। तो क्यूआर कोड बनाने के लिए एक लाइब्रेरी है जिसका नाम भी क्यूआर कोड है। तो क्यूआर कोड नाम की एक लाइब्रेरी आती है जिसको आप इंस्टॉल करिए। चलिए ये भी इंस्टॉल हो गई क्यूआर कोड। तो दोनों लाइब्रेरीज मैंने इंस्टॉल कर ली। अब बात करते हैं कोड में। तो यहाँ लिखेंगे इंपोर्ट क्यूआर कोड। तो क्यूआर कोड मॉड्यूल को इंपोर्ट करा, और इस क्यूआर कोड मॉड्यूल के अंदर एक फंक्शन है जिसका नाम है मेक। मेक फंक्शन क्या करता है, दो काम करता है। पहला, क्यूआर कोड बनाता है, नाम ही मेक रख दिया है। और जो क्यूआर कोड बनेगा उसको इमेज में भी कन्वर्ट करता है, दोनों काम करता है। लेकिन आपको बताना होगा मेक फंक्शन को एज ए स्ट्रिंग आर्गुमेंट कि आप इसमें क्या छुपाना चाहते हैं। कोई यूआरएल छुपाना है, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, ईमेल, जो भी आप इसमें हाइड करना चाहते हैं वो आप हाइड कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने लिख दिया सिंपल इसमें हेलो ड्यू। अब ये मैसेज एक क्यूआर कोड में हाइड करा जाएगा, वो क्यूआर कोड एक इमेज में कन्वर्ट कर कर वो इमेज मुझे दे दी जाएगी।
अब जो इमेज आपको मिली है उस इमेज को आप अपने कंप्यूटर में कहीं भी सेव कर सकते हैं। तो मैंने इमेज को सेव मेथड यूज करके डी ड्राइव के अंदर मान लीजिए सेव कर दिया, उसका नाम कर दिया abc.png। तो एक्सटेंशन आप जेपीजी पीएनजी कुछ भी रख सकते। पीएनजी थोड़ा लाइट वेट माना जाता है इसलिए हम पीएनजी प्रेफर कर लेते हैं। तो ये 3 लाइन का प्रोग्राम इस इंफॉर्मेशन को क्यूआर कोड और क्यूआर कोड को इमेज में लाकर हमें देगा और वो इमेज को हमने इस ड्राइव में इस नाम से सेव कर लिया। अब जैसे मैं चलाऊंगा स्ट्रिंग में कुछ भी दो ना आप, जो मन करता है उस मोबाइल नंबर का इमेज बन जाएगा और जब स्कैन करोगे तो मोबाइल नंबर निकल कर आ जाएगा। निकालो चलो मोबाइल अपना, करो स्कैन। अभी आपका क्यूआर कोड बन गया डी ड्राइव के अंदर। करना स्कैन, ऑनलाइन जो भी हैं वो भी करें स्कैन। कैमरा चलाओ, कैमरे से सिंपल स्कैन हो जाएगा। 2-3 सेकंड तक कैमरा फ्रंट पर रखना, फिर एक ऑप्शन आएगा व्यू, व्यू डिटेल या व्यू कोड करके क्लिक करते ही जो मैंने लिखा था वो आ जाएगा। मुझे नहीं लगता किसी भी लैंग्वेज में इतना आसान होगा, सोच पाना भी इतना आसान नहीं होगा किसी भी लैंग्वेज में, करना तो बहुत दूर की बात है। जावा, सी, .NET बहुत पीछे हो जाते हैं जब हम इस लेवल पर आ जाते हैं। अभी आने वाले टाइम पर क्या, अभी ये डे टू डे प्रोग्रामिंग का ही पार्ट है। हर इंफॉर्मेशन क्यूआर कोड में जा रही है, कोई इंफॉर्मेशन डायरेक्ट शेयर नहीं हो रही है। एक तो इनक्रिप्टेड हो जाती है और याद करने की जरूरत नहीं है, गलती होने का चांस बहुत कम है। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। एक और मॉड्यूल है जैसे मैंने अभी कैमरे से स्कैन कराया, अब हम कैमरे से स्कैन ना कराकर अपनी एक प्रोग्राम बनाएंगे, अपनी मोबाइल ऐप बनाएंगे। वो मोबाइल ऐप कैमरे को यूज करेगी, कैमरे से डेटा उस ऐप के पास आएगा, फिर वो ऐप उस डेटा के बिहाफ पर आगे का लॉजिक इंप्लीमेंट करेगी। अभी तो हमारा आधा काम हुआ है, अभी तो सब क्यूआर कोड बनकर आ गया, लेकिन जो स्कैन करने वाली ऐप होगी उसको आगे सब प्रोसेस तो करना है। तो वो अलग पार्ट हो गया, स्कैन करने के बाद उसके आगे लॉजिक क्या चलाना है वो फिर जो हमारी मोबाइल ऐप वगैरह बनाने वाले लोग हैं वो इम्प्लीमेंट करेंगे उसकी। ठीक है चलो एक और है, अगर यूट्यूब से मैं वीडियो को डाउनलोड करना चाहता हूँ, एक मिनी प्रोजेक्ट यूट्यूब डाउनलोड मैनेजर मान लीजिए मैं बनाना चाहता हूँ, तो जो भी वीडियो यूट्यूब पर पब्लिक उस पर अवेलेबल है एक्सेसिबिलिटी पर, यूट्यूब पर जो वीडियो आप अपलोड करते हैं तो एक प्राइवेट बनती है और एक पब्लिक बनती है। प्राइवेट में आप सेलेक्ट करते हैं कौन कौन देख पाएगा, है ना। पब्लिक में आपको कुछ नहीं करना है, एक बार पब्लिश कर दी यूट्यूब पर दुनिया देख सकती है उसे सर्च करके। ठीक है, तो अगर आप यूट्यूब से वीडियो डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है। पिप इंस्टॉल पाईट्यूब, पाईट्यूब नाम की एक लाइब्रेरी है। इस लाइब्रेरी का यूज करके यूट्यूब से आप वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं। इंस्टॉल हो गई। उसके बाद इंपोर्ट करेंगे पाईट्यूब। अब पाईट्यूब मॉड्यूल के अंदर एक क्लास है
अभी क्लास मैंने आपको पढ़ाई नहीं है, अभी आप उसे फंक्शन मान लो। फंक्शन है जिसका नाम यूट्यूब है। तो पाईट्यूब मॉड्यूल के अंदर यूट्यूब नाम से एक फंक्शन मान लीजिए, और इस फंक्शन में स्ट्रिंग यूआरएल पास करना है। उस वीडियो का, जिस वीडियो का आप डाउनलोड करना चाहते हैं उसका यूआरएल पास करना होगा। तो कोई सी वीडियो घर जाके आप अपने डाउनलोड करके देखना। मैं ड्यूकैट का चैनल है यूट्यूब पर, वहां पर एक वीडियो मेरी इन्होंने डाली हुई है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये यूआरएल है एक, आप घर जाके अपनी कोई सी वीडियो डाउनलोड करके देख लेना। इससे क्या होगा, इससे मुझे इस यूआरएल पर जो वीडियो अपलोडेड है उसका एक कनेक्शन मिल जाएगा। अगेन इस प्रोग्राम को चलाने के लिए इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी। हाँ, इससे पहले जो क्यूआर कोड का प्रोग्राम चलाया था, प्रोग्राम को रन करने के लिए उसमें इंटरनेट की कोई जरूरत नहीं। अब जब वीडियो यूट्यूब पर पब्लिश करी जाती है तो यूट्यूब उसको कई फॉर्मेट में स्टोर करता है। लो क्वालिटी, हाई क्वालिटी, मोबाइल क्वालिटी, एचडी क्वालिटी, सिर्फ ऑडियो, सिर्फ वीडियो। तो अराउंड 10-12 फॉर्मेट होते हैं हर वीडियो के, जो यूट्यूब इंटरनली कन्वर्ट कर करके रखता है। आपसे नहीं मांगेगा, आपके पास जो वीडियो जैसा है वैसा दे दो, उसको वो अलग 10-12 फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है बैकएंड। तो जब आप अपलोड करेंगे तो एक वीडियो को अपलोड होने में आधा घंटे से ज्यादा समय लग जाता है। क्यों? क्योंकि बैकएंड में वो उसको कन्वर्ट करता है कई फॉर्मेट। किसी भी मॉड्यूल को इंस्टॉल करने के लिए, चाहे वो पाईट्यूब था, विकीपीडिया था, कोई भी थर्ड पार्टी मॉड्यूल को इंस्टॉल करने के लिए पिप कमांड का यूज करेंगे। अब पिप कमांड अलग से इंस्टॉल नहीं होती, पिप कमांड पाइथन सेटअप के साथ आती है। चलो, तो पाईट्यूब मॉड्यूल थर्ड पार्टी मॉड्यूल है। तो जब भी मैं ये वर्ड बोलूँ थर्ड पार्टी मॉड्यूल, दैट मीन्स पिप इंस्टॉल करना है। मैं बोलूँ स्टैंडर्ड मॉड्यूल, मतलब वो पाइथन के साथ पहले से ही है। अब ये कनेक्शन बन गया। अब मैं क्या करूंगा, इस कनेक्शन पे जो वीडियो रखी है उसकी सारी स्ट्रीम्स गेट करूंगा। स्ट्रीम मतलब अलग अलग फॉर्मेट जो होते हैं उनको स्ट्रीम कहा जाता है ना। टेक्निकल वर्ड है स्ट्रीम, लेमैन टर्म है फॉर्मेट। तो मैं बोलूंगा टेक्निकल वे में कि इस वीडियो की कई स्ट्रीम्स अवेलेबल है। लेमैन टर्म में क्या बोलूंगा, इस वीडियो के कई फॉर्मेट्स अवेलेबल। तो कनेक्शन डॉट स्ट्रीम, इससे क्या मिलेंगी, जितने भी हमारी इस वीडियो की स्ट्रीम्स हैं वो मुझे मिल जाएंगी, प्लस के फॉर्मेट्स मिल गए। मान लो एफएमटी वेरिएबल में स्टोर कर लिया, एफएमटीएस फॉर्मेट, सारे फॉर्मेट आ गए। अब एक लूप लगाकर अगर मैं सारे फॉर्मेट को पहले प्रिंट करूं, डाउनलोड नहीं भी नहीं कर रहा, लेकिन जितने फॉर्मेट में ये वीडियो अपलोड करी गई है यूट्यूब पर, अगर मैं सिर्फ उसको देखना चाहूँ तो एक लूप लगाकर सारे फॉर्मेट को 1 बाय 1 प्रिंट कर लेता हूँ। तो पहला फॉर्मेट ये है, 3GPP फॉर्मेट है। 3GPP सबसे पुअर क्वालिटी होती है। तो इसका रिजोल्यूशन कितना है, 144। फ्रेम पर सेकंड कितना है, 6। जितना फ्रेम पर सेकंड हाई होगा, जितना रेजोल्यूशन हाई होगा, उतनी अच्छी क्वालिटी की हमारी वो वीडियो होगी। तो ये पहले वाला जो स्ट्रीम है, यानी पहला वाला जो फॉर्मेट है, ये बहुत पुअर क्वालिटी की वीडियो है। तो इसका फायदा सिर्फ एक ही है कि बहुत कम साइज की होगी, तो मोबाइल वगैरह में चलाने के लिए ठीक ठाक है। ठीक है। दूसरा वाला जो फॉर्मेट है, ये MP4 फॉर्मेट है। 360 रेजोल्यूशन है इसका, फ्रेम पर सेकंड भी इसका 4 गुना ज्यादा है। उससे अगली वाली देखो, तो ये और अच्छी है, 720 रेजोल्यूशन की है। डॉट 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 डॉट। तो अब मैं
आपको कोई दो करके दिखा, तो मान लो ये दो करके दिखा, कैसे करेंगे आप? तो अब सारे फॉर्मेट आ गए मेरे पास। अब जिस फॉर्मेट की वीडियो डाउनलोड करनी है उस जगह पर जाइए। यहाँ पर लिख दिया मैंने जीरो। जीरो का मतलब है जो सबसे पहले वाली स्ट्रीम आई थी, आप उसकी बात कर रहे हैं। और उस पर क्या कर दीजिए, डाउनलोड नाम का एक मेथड होता है, इसे कॉल कर। तो जिस स्ट्रीम को डाउनलोड करना है उस इंडेक्स पर जाइए और आप उसकी डाउनलोड कर सकते हैं। कहाँ सेव करोगे? जहां मन करे वहां सेव कर। तो मान लीजिए मैं डी ड्राइव के अंदर सेव कर लेता हूँ। नाम बताने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट जो नाम आपका है वीडियो का अपलोड जो तो दिया था वही नाम से डाउनलोड हो जाएगा। अभी यहाँ पर कोई वीडियो नाम से नहीं है, ये एक दो तीन चार फोल्डर हैं, एक इमेज है और एक जिप फाइल है, कोई वीडियो नहीं है अभी मेरे पास, है ना। अब मैं इसको रन कराऊंगा, सब कुछ सही अगर हुआ तो डाउनलोड। मुश्किल से 2-3 सेकंड लगे। इंटरनेट स्पीड तो मैटर करेगी करेगी। हाँ। तो वीडियो का टाइटल अपने आप उठा लिया, पाइथन टेक्नोलॉजी ओवरव्यू बाई आदित्य सर। तो जो अपलोड करा होगा आपने वीडियो, उसका जो नाम होगा उसी नाम से अपने आप डाउनलोड हो जाएगी। अब इसको ओपन करके चला कर देखूंगा तो बहुत पुअर क्वालिटी होगी। फर्स्ट मॉड्यूल इज योर पाइथन टीआरडी। ठीक है। अब मान लीजिए इसी वीडियो को मैं हाई क्वालिटी वाला, जस्ट नेक्स्ट वाला डाउनलोड करके दिखाऊंगा। तो किसी वीडियो के जितने फॉर्मेट यूट्यूब पर अवेलेबल है, स्ट्रिंग प्रॉपर्टी उतने फॉर्मेट दिखाएगी। कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि 320, 420, 720, 1040, ऐसा कोई रूल नहीं है। उस वीडियो के जितने फॉर्मेट अवेलेबल होंगे उतने दिखा दिए जाएंगे। अब ये डाउनलोड होकर आ गया दूसरा वाला। अब साइज देखो, पहले वाले का साइज है 5 MB और अभी जो डाउनलोड किया इसका साइज है 24 MB। 5 गुना साइज ज्यादा है, तो क्वालिटी अच्छी होगी। और भी अच्छी क्वालिटी के वहां पर अवेलेबल होंगे, क्लिक करके देखो। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, वीडियोस को डाउनलोड कर सकते हैं। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। तो आप घर जाके कोई और वीडियो जो आपको अच्छा लगता है यूट्यूब से डाउनलोड करके देख लेना। सिर्फ एक ही शर्त होनी चाहिए कि वो वीडियो पब्लिक कैटेगरी का होना चाहिए, प्राइवेट कैटेगरी का नहीं होना चाहिए। अब आपको करना क्या है, जो यूट्यूब डाउनलोड मैनेजर सॉफ्टवेयर आता है उसको बनाने के लिए क्या करना होगा, पहले जितने भी फॉर्मेट्स हैं अभी आपने गेट करने सीखे, सबको बढ़िया से इंटरफेस में रख के दिखाओ। यूजर को क्या पता कि कौन सा क्या होता है, तो आप उसे ऐसे दिखाओ, लो क्वालिटी, हाई क्वालिटी, मीडियम क्वालिटी। उसे क्या पता रेजोल्यूशन क्या होता है और एफपीएस क्या होता है, इतना टेक्निकल शायद वो नहीं जानता हो। तो अब वो जिसको सेलेक्ट करे उसके हिसाब से आप अंदर से अपने उठा के वीडियो उसको डाउनलोड करके दे। और जो मैं ये चीजें बता रहा हूँ कि यूजर को ऐसे दिखाओ, तो यूजर से यूआरएल भी पूछ लो। अपनी पसंद से यूआरएल पहले से क्यों बता रहे हो, यूजर से इनपुट कर लो यूआरएल। अगर वो सही दे दे तो डाउनलोड हो जाएगा, सही ना दे तो मना कर देना, इनवैलिड यूआरएल। और इस काम को बढ़िया से जीयूआई में कर देना, सीयूआई से ना करके जीयूआई में करके कर देना, ताकि प्रोग्रेस बार वगैरह भी अगर दिखाना पड़े तो दिखा लें। तो अब जो मेन लॉजिक है वो 4 लाइन का ही है। अब जो आप जो बता रहे हैं वो लॉजिक सब दिखाने दिखाने वाला है, यूजर इंटरफेसिंग का लॉजिक है कि यूजर कैसे यूआरएल इनपुट करेगा, उसे प्रोग्रेस बार आना चाहिए डाउनलोडिंग का, या सर्कल बनकर आना चाहिए डाउनलोड कितने कंप्लीट हो गया। तो वो सिर्फ क्या है, हमारा प्रेजेंटेशन वाला लॉजिक है जिसमें कोई टेक्निकल एस्पेक्ट नहीं है, देखने में अच्छा लगे बस वही है। जो मेन लॉजिक है वो यही है।
और ये हकीकत है कि एक प्रोजेक्ट का 70% प्रेजेंटेशन होता है, 30% ही उसमें कोर लॉजिक होता है। 70% टाइम, 70% कोड प्रेजेंटेशन वाला ही होता है, चाहे वो मोबाइल एप्लीकेशन हो, चाहे वो वेबसाइट हो, कोई भी, है ना। चलो, तो इस तरह से कल को अगर मुझे जेंगो पढ़नी होगी तो पिप इंस्टॉल जेंगो, अगर मुझे टेंसर फ्लो पढ़ना है पिप इंस्टॉल टेंसर फ्लो, केरास पढ़ना है पिप इंस्टॉल केरास। तो जो भी मुझे थर्ड पार्टी लाइब्रेरी चाहिए, मुझे हो सकता है बहुत सी के तो नाम भी ना पता हूँ, लेकिन जब आप जाओगे मार्केट में तब वहां पे पता चलेगा ये भी है वो भी है। तो इसी तरह से पिप इंस्टॉल करके इसी तरह से यूज कर, ठीक है। चलो, सॉफ्टवेयर में जीयूआई आएगी ना पहले, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, विंडो, टेक्स्ट फील्ड, प्रोग्रेस बार, ये सब लगाओगे, तो उसका अलग कोड बनाना पड़ेगा, उस कोड के अंदर इस कोड को ऐड करना पड़ेगा। नहीं, अगर एक वीडियो एक बार डाउनलोड करवाओगे तो यूआरएल देना पड़ेगा ना उसे। आप तो फिर प्लेलिस्ट की बात कर रहे हो भाई, आप अलग अलग वीडियो डाउनलोड करवाओगे तो अलग अलग यूआरएल देने ही पड़ेंगे ना उधर। अक्सर वीडियो के फॉर्मेट में देखा गया है कि जो फॉर्मेट की लिस्ट आती है वो लो क्वालिटी से हाई क्वालिटी, फिर उसके बाद ऑडियो क्वालिटी वाली आती है। तो आप एक बार चार पांच अलग अलग वीडियो के यूआरएल से एक बार पैटर्न मैच करिएगा कि लो से हाई, फिर उसके बाद सिर्फ ऑडियो ऑडियो वाले आएंगे जिसमें वीडियो नहीं होगा। ठीक है, तो एक पैटर्न आप एक बार पहले देख लेगा कि भाई ऐसा ही आ रहा है। जरूरी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है कि किसी वीडियो को पहले उन्होंने हाई फॉर्मेट वाली दे दी, फिर लो वाली दे दी, फिर कोई सी दे दी। तो अगेन अलग अलग चार पांच वीडियो के यूआरएल पर सारी स्ट्रीम्स को देखना और ऑब्जर्व करना कि क्या सब में ऐसे ही पैटर्न आ रहा है। ठीक है, चलो। अब कोई भी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी को इसी तरह से हम लोग इंस्टॉल करके यूज कर सकते हैं। राजीव बताइए क्या कहना चाहते हैं। आवाज नहीं आ रही है आपकी। बोलिए सर, क्या पूछना चाहते हैं, आवाज नहीं आ रही है। किसी और को आ रही हो तो बता दो। चलिए ठीक है, वैभव बताइए। अरे आपने पूछा, आवाज आ रही है, वही रिप्लाई कर रहा था, आ रही है। अब अभी तक हम लोग जो भी कोड बना रहे हैं ना, ये कोड हम लोग आइडल बना रहे हैं। अब हमारे पास और भी एडिटर अवेलेबल होते हैं, जैसे आइडल पर हम बना ही रहे हैं, VS कोड पर बना सकते हैं, एक जुपिटर होता है, पाईचार्म होता है, एक पाईडैब नाम से आता है, एटम नाम से आता है। तो कई सारे एडिटर अवेलेबल हैं पाइथन की कोडिंग करने के लिए। ठीक है, तो अगर हम जेंगो में जाते हैं आगे, तो जो रिकमेंडेड एडिटर है वो VS कोड या पाईचार्म है। इन दोनों में
VS कोड थोड़ा आगे है, पाइचाम पीछे रह गया है। VS कोड आगे आने की एक ही वजह है, इसका जो क्रिएटर है वो माइक्रोसॉफ्ट है। माइक्रोसॉफ्ट अपने प्रोडक्ट को पीछे कभी नहीं रखता, आगे ही रखता है। यही वजह है कि पावर बीआई आगे बढ़ गया, टैबलू पीछे रह गया, क्योंकि दोनों का काम एक ही है। सिर्फ पावर बीआई किसका प्रोडक्ट है? हमारा माइक्रोसॉफ्ट का। तो इसलिए लोग उस पर भरोसा करते हैं। मैं जूम पे क्लास ले रहा हूँ, 90% कॉर्पोरेट में जूम का यूज नहीं होता है, टीम का यूज होता है। क्यों? क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट। मैं जूम पे क्यों? क्योंकि जब लॉकडाउन लगा था तब से हम लोग इसका यूज कर रहे हैं, तब ये ज्यादा पॉपुलर था। टीम तो अभी पॉपुलर हुआ है, तो यूज टू हो चुके हैं लोग। बट 90% कॉर्पोरेट ऑनलाइन मीटिंग करने के लिए जूम का यूज नहीं करते, या ये कह लो टीम सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट टीम। तो माइक्रोसॉफ्ट दुनिया में जो प्रॉब्लम होती है उसका एक सॉल्यूशन कोई देता है, और फिर अपनी उसकी एक कॉपी बना देता है, अपने नाम की खा लेता है फिर कि मैंने बनाया, करो। और लोग करते भी है उसका। कोई प्रोडक्ट मार्केट में आ जाए, बढ़िया काम करने लगे, माइक्रोसॉफ्ट उसकी कॉपी अपने नाम से बना देगा कि जी मैंने बना दिया है, अब दुनिया उसके पीछे लग जाती है। तो VS कोड के साथ यही हुआ कि VS कोड माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट निकला। और एक और अच्छी बात कर दी VS कोड के साथ कि ये सिर्फ पाइथन का ही नहीं है, इसमें जावा, जावा स्क्रिप्ट, सी प्लस प्लस सब चल जाता है। तो मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट करता है, ठीक है। इसलिए पाईचाम की जगह पर आपको, जब आप जेंगो पढ़ेंगे, जिसका कोर्स होगा वो VS कोड पर जेंगो को पढ़ेंगे, ठीक है। अब बात आती है जिनका कोर्स डेटा एनालिटिक्स, जिनका कोर्स डेटा साइंस है, जिनका कोर्स AI है, उनके लिए हाईली रिकमेंडेड है कॉर्पोरेट के अंदर जुपिटर। अगर आप डेटा से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं इंडस्ट्री में जाकर, तो वहां पर VS कोड, पाईचाम, आइडल कोई नहीं मिलेगा। वहां पर 90% चांस है कि जुपिटर एडिटर का ही यूज हो रहा होगा, ठीक है। इसके बहुत सारे फायदे हैं। बाकियों में एक चीज ऐसी है जो नहीं है, जो इसी में आई, वो क्या है कि जुपिटर के अंदर आप अपना स्टाइलिश टेक्स्ट लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए VS कोड या पाईचाम या आइडल में आपने किसी कोड को डिस्क्राइब करना है कि मैं क्या कर रहा हूं, तो कमेंट से करोगे, और कोई जरिया नहीं है आपके पास। लेकिन अगर आप बोले उस कमेंट के अंदर मैं बोल्ड फॉन्ट करूंगा, इटैलिक करूंगा, उसमें इमेज लगाऊंगा, उसमें बुलेट्स आइकन लगाऊंगा, कमेंट है भाई, वो कुछ नहीं कर सकते उसमें। बट जुपिटर के अंदर ये फीचर दिया गया है कि आप कमेंट तो लिख ही सकते हैं, कमेंट के अलावा अपना अदर टेक्स्ट भी लिख सकते हैं जो नॉन पाइथन होगा, और उसको आप स्टाइलिश कर सकते हैं, जो फीचर बाकियों में किसी में नहीं। दूसरा, जुपिटर जो एडिटर है, ये एक हमारा ब्राउजर बेस्ड एडिटर है, बाकी सारे के सारे विंडो बेस्ड एडिटर है। तो जुपिटर एडिटर, अगर मान लीजिए एक टीम है 5 लोगों की, और एक कंप्यूटर पर 16 GB रैम i7 SSD लगी हुई है, वहां पर जुपिटर इंस्टॉल कर दिया मैंने। अब बाकी जो और 4 मशीन है, वो 2 GB रैम, 3 GB रैम के साथ i3 है, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप नेटवर्क लगा के जुपिटर को ब्राउजर पर एक्सेस कर सकते हैं। हर कंप्यूटर पे जुपिटर को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है उसको चलाने के लिए। जैसे आपके कंप्यूटर में फेसबुक की वेबसाइट नहीं है, फिर भी ब्राउजर पर चल जाती है, तो फेसबुक का लोड सर्वर पे है, जहाँ सर्वर कंप्यूटर है उसको अपने हार्डवेयर अच्छे करने हैं, आपको नहीं करने। तो जुपिटर का एक फायदा यही होता है कि अगर आप 10 लोगों को जुपिटर पे काम करवाना चाहते हैं, तो 10 लोगों के कंप्यूटर पर इंस्टॉल नहीं करना है, सिर्फ एक कंप्यूटर सर्वर पे इंस्टॉल कर दो और ब्राउजर का यूज करके बाकी जगह से एक्सेस कर सकते। बाकियों में ये फैसिलिटी नहीं है, क्योंकि बाकी सब कैसे हैं? विंडो बेस्ड है, और जुपिटर कैसा है हमारा? वेब बेस्ड, ठीक है। इसीलिए जब आप आगे क्लाउड पे जाएंगे, ये श्योर है कि आप जाएंगे, अगर आप डेटा से रिलेटेड फील्ड में एंटर कर रहे हैं, तो डेटा इतना ज्यादा होता है कि वो क्लाउड पर ही मैनेज हो पाएगा, लोकल कंप्यूटर पे मैनेज ही नहीं हो पाएगा। 4 GB रैम, 16 GB रैम में मैनेज ही नहीं होगा। आपको 40 GB रैम, एक एक टीवी की रैम चाहिए होती है डेटा को प्रोसेस करने के लिए, इतना ह्यूज अमाउंट का डेटा अवेलेबल होता है, ठीक है। तो उस डेटा पे काम करने के लिए आपको क्लाउड पे जाना ही पड़ेगा।
और जब आप क्लाउड पे जाओगे, चाहे AWS कर लो, चाहे अमेजन का कर लो, या कोई भी आपका करना है, सेल्सफोर्स कर लो, कहीं भी जाओगे तो बहुत ज्यादा चांस है कि वहां पर आपको जुपिटर की फैसिलिटी फ्री में मिल रही होगी। गूगल के क्लाउड प्लेटफॉर्म पर जुपिटर फ्री मिलता है, बाकी है ही नहीं, जुपिटर फ्री मिलता है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर डेटा के साथ जुपिटर का यूज किया जाता है। ठीक है, तो अब दो एक्सपीरियंस आपको मिलेंगे। जिनका कोर्स जेंगो होगा वो BS कोड पे काम करेंगे आगे, और जिनका कोर्स डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स, AI होगा, वो जुपिटर पे आगे काम करेंगे। तो अभी आज मैं आपको जुपिटर सिखा रहा हूँ कैसे यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आगे चलकर BS कोड आपको सिखाया जाएगा। ठीक है, लेकिन BS कोड से वो लोग सीखेंगे जिनका जेंगो वगैरह होगा, फ्रंट एंड होगा, HTML CSS होगा, क्योंकि वहां पर जुपिटर बेकार है, कोई काम नहीं है वहां पर। ठीक है, अपने लेवल पर आप BS कोड सीखना चाहते हैं तो बिल्कुल सीख सकते हैं। फिलहाल आज मैं जुपिटर शुरू कर, तो अब क्वेश्चन ये आता है कि जुपिटर को लाया कैसे जाए। क्योंकि जुपिटर जो एडिटर है, इसका जो वर्जन आता है उसके कंपैटिबल ही पाइथन का वर्जन आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होना चाहिए। जुपिटर का जो सबसे लेटेस्ट वर्जन है, उस वर्जन के साथ पाइथन 3.9 सपोर्ट होती है। आपके कंप्यूटर में अगर पाइथन 3.10 इंस्टॉल हुई तो जुपिटर इंस्टॉल ही नहीं होगा। डाउनलोड हो जाएगा, इंस्टॉल नहीं होगा, और अगर इंस्टॉल हो गया तो चलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि आपका कंपैटिबल पाइथन ही नहीं है। तो जुपिटर का जो सबसे लेटेस्ट वर्जन है वो अभी पाइथन 3.9 को ही सपोर्ट कर रहा है, उससे आगे सपोर्ट ही नहीं करता है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, अपने कंप्यूटर में पाइथन 3.9 लानी पड़ेगी। प्लस, जैसा कि मैंने बताया कि जुपिटर का ज्यादा यूज डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स में होता है, तो डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स की जो लाइब्रेरीज हैं, फिर वो भी जुपिटर के कंपेटेबल होनी चाहिए। वो भी आप बहुत ज्यादा एडवांस लेकर नहीं आ सकते। तो सर ये तो बहुत समस्या आ जाए, हमने कहा ये समस्या आएगी, बिल्कुल आएगी। ठीक है, तो इस समस्या का समाधान कैसे किया गया? हमने कहा एक काम करो, एक पैकेज बना लो। पैकेज, पैकेज का मतलब क्या है? रिलेटेड चीजों का कलेक्शन क्या कहलाता है? पैकेज। कल बताया था, वो पैकेज था मॉड्यूल का कलेक्शन। ये पैकेज एक जनरल टर्म है, जैसे शिमला के साथ मनाली का पैकेज बना लिया। ठीक है, ऐसे ही बीटेक के साथ MBA ले लिया। ठीक है, तो पैकेज है ना। तो अब एक पैकेज बनाया, जैसे MS ऑफिस। MS ऑफिस एक एडिटर नहीं है, MS ऑफिस एक पैकेज का नाम है, जिसके अंदर एडिटर आता है। वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, ये एडिटर आते हैं उसके अंदर। MS ऑफिस इटसेल्फ इज नॉट ए पैकेज, इज नॉट ए एडिटर, वो क्या है? एक पैकेज। ठीक है, तो अब इसी तरह से एक पैकेज बनाया गया, इसका नाम रखा गया एनाकोंडा। एनाकोंडा एक पैकेज सॉफ्टवेयर है, अपने आप में एक एडिटर नहीं है, एक पैकेज है जिसके अंदर जुपिटर आता है। जुपिटर कंपैटिबल पाइथन आती है, आपको टेंशन नहीं लेनी, जुपिटर जो भी होगा उसके कंपैटिबल पाइथन आएगी, उससे कंपैटिबल ही क्या आएंगी? डेटा साइंस की लाइब्रेरी। डेटा साइंस लाइब्रेरी जैसे नमपाई, पांडास, मैटप्लॉटलिब, सीवॉर्म, और SKLearn हो गया मशीन लर्निंग के लिए, एटसेट्रा, बहुत कुछ है एटसेट्रा करके। तो एक पैकेज बना दिया जिसमें जुपिटर है, पाइथन है, डेटा साइंस की लाइब्रेरीज हैं, और ये सारी लाइब्रेरीज बाकियों में नहीं है। आइडल में नहीं है, पाइचाम में नहीं है, VS कोड में नहीं है, सब में आपको पिप इंस्टॉल करना पड़ेगा। बट अगर आप जुपिटर एनाकोंडा के साथ इंस्टॉल करते हैं तो आपको पिप इंस्टॉल अब करना ही नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ये सब जुपिटर अपने साथ लेकर आ रहा है एनाकोंडा के पैकेज। तो आप क्या करेंगे? एनाकोंडा पैकेज को डाउनलोड करेंगे, इसको इंस्टॉल करेंगे।
कहाँ से डाउनलोड करेंगे? सीधी सी बात है, इसकी कोई वेबसाइट होगी, गूगल पे जाके लिख दीजिए डाउनलोड एनाकोंडा, पहला लिंक आएगा एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन करके। तो ये देखो पहले पेज पर लिखा हुआ है एनाकोंडा डाउनलोड फॉर विंडोज। ये एप्पल मैकबुक के लिए हो गया, ये लिनक्स के लिए हो गया। विंडोज के लिए जो एनाकोंडा आता है वो पाइथन 3.9 के साथ आता है, 64 बिट का है, 600 MB का है। अगर किसी का 32 बिट है तो ये इंस्टॉल नहीं होगा। तो स्क्रॉल करेंगे, नीचे आएंगे, यहाँ पर दोनों ऑप्शन है, 32 बिट वाला भी है, 64 बिट वाला भी विंडोज। तो जो पहला पेज है एनाकोंडा की वेबसाइट का, उसके बॉटम पर सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, 32 बिट, 64 बिट, लिनक्स के अलग अलग फ्लेवर सारे मिल जाते हैं। अलग कॉपी बनेगी ना, ये अलग कॉपी, उसकी अलग कॉपी। आई आई इसका लेटेस्ट है, इससे ज्यादा बड़ा लेटेस्ट आई नहीं अभी तक। चलिए तो इस पर क्लिक कर देंगे, डाउनलोड हो जाएगा। इसका इंस्टॉलेशन ऑन एन एवरेज 30 मिनट ले लेता है, हैवी सॉफ्टवेयर है बहुत। अब जिसका सेटअप 600 MB का है, तो अब अंदाजा लगा ही सकते हो जब इंस्टॉल होगा तो आधा घंटा तो खाएगी कम से कम। ठीक है, तो आधा घंटा कभी कभी 50 मिनट हो जाता है, अगर आपका लैपटॉप बहुत पुराना है। पुराने से मतलब 4 GB रैम है, i3 प्रोसेसर है, तो 50 मिनट तक ले लेगा। और अगर आप i5 पे हैं तो थोड़ा कम टाइम लगेगा, i5 के साथ 8 GB रैम है तो और कम लगेगा, 16 GB i5 SSD है तो शायद 15 मिनट या 10 मिनट में इंस्टॉल हो। ठीक है, तो हार्डवेयर पे डिपेंड करेगा। तो अब जैसे से आप आगे बढ़ते जाओगे, आपको अच्छे हार्डवेयर से एफिशिएंसी मिलेगी। पूरा हार्डवेयर पे काम होगा लेकिन थोड़ा स्लो होगा। तो इसका इंस्टॉलेशन फिलहाल मैं आपको नहीं बता रहा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। डबल सेटअप आया है, इस सेटअप पे डबल क्लिक करना है। मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, बाकी बैचेस पढ़ाता हूँ इसलिए ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। ठीक है, डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद इसमें चेक बॉक्स के ऑप्शन आएंगे, तो वो चेक बॉक्स के ऑप्शन आपको सेलेक्ट करने हैं। मैं एक काम करता हूँ, अभी मैंने जिस बैच में सिखाया था इंस्टॉल करना, उसकी रिकॉर्डिंग मैं आपको शेयर कर दूँ। तो उसमें कहाँ पर आपको बस एक बात ध्यान रखनी है वो बता देता हूँ। किस वाले बैच में कराया था? शायद इस वाले में कराया था। करना मुझे ठीक है। बाकियों में हम लोग क्या करेंगे, उस पर क्लिक करेंगे एनाकोंडा नेविगेटर पे। जनरेटर से गया है आई चांस पर क्या, ये वाला जो वीडियो है जो मैं आपको शेयर करूंगा, ये आपको लगभग आधा घंटे निकालने के बाद से देखना है। आधा घंटे शुरू में इसमें कोई और टॉपिक है, आपके सिलेबस का पार्ट है, बट अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है वो। ठीक है, अगर आप तो यहाँ से आप देखना शुरू करना। इसमें मैंने सब डाउनलोड कैसे करते हैं, प्रॉपर इंस्टॉल करना, कहाँ टिक करना है, कहाँ चेक बॉक्स सेलेक्ट करना है, कहाँ नहीं करना है, सब कुछ बताया।
कंप्यूटर में आपके साथ अगर फाइल इंस्टॉलेशन हो रहा है, अगर आपका एनाकोंडा ये मेरे पास आ गया, ऐसा हो सकता है कि मेरे कंप्यूटर पहले से एनाकोंडा इंस्टॉल्ड है, इस वाले तो अनइंस्टॉल करके भी दिखाया है। अगर किसी का पहले से एनाकोंडा इंस्टॉल्ड है, आप i3 क्या सही वार्निंग आई है। वार्निंग ये है कि जहाँ पर एनाकोंडा इंस्टॉल आप करवा रहे हैं, एक स्पेस, चलो देख लेना है ना ये वीडियो, इसमें सारा सब कुछ बताया हुआ है। अब जो सेटअप है उसको आप, तो आपने भी डाउनलोड किया, पाइथन आपके सिस्टम में जो पहले से इंस्टॉल है उसको इंस्टॉल करने अनइंस्टॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो जैसा है वैसे ही रखिएगा, ये अपना सब अलग अपना सेपरेट करेगा। तो इस वीडियो के आधा घंटे के बाद आपको देखना है, ठीक है। चलिए, तो थोड़ा सा समय मैंने अपना बचा लिया बस, और कुछ नहीं। अब मान लीजिए मेरे कंप्यूटर में एनाकोंडा इंस्टॉल हो चुका है। अब उसका यूज कैसे करते हैं कोडिंग करने के लिए? तो अगेन एनाकोंडा पे कोडिंग नहीं करते हैं, कोडिंग करते हैं जुपिटर पे। जैसे एमएस ऑफिस पर आप कोई रिज्यूम नहीं बनाते, रिज्यूम बनाते हैं एमएस वर्ड पे, प्रेजेंटेशन बनाते हैं पावर पॉइंट पे, लेकिन ये दोनों मिलते हैं एमएस ऑफिस के साथ, ठीक है। इसी तरह से एनाकोंडा इज लाइक एमएस ऑफिस, ठीक। तो अब जब आपके कंप्यूटर में एनाकोंडा इंस्टॉल हो जाएगा तो आपने क्या करना है, अपने फोल्डर में जाना है जहां पर आज तक आप अपने प्रोग्राम बनाते आ रहे हैं। ये आ गए इस फोल्डर में, इस फोल्डर के एड्रेस बार में जाएंगे, फोल्डर का एड्रेस बार, और यहाँ पे लिखेंगे कमांड प्रॉम्प्ट cmd, और यहाँ से जुपिटर को लॉन्च करेंगे। कैसे? JUPYTER स्पेस लैब, ऐसा लिखने से क्या होगा, जुपिटर एडिटर आपका ब्राउजर पे लॉन्च हो जाएगा। जैसे ही आप एंटर करेंगे आपके सिस्टम का डिफॉल्ट ब्राउजर जो भी है उसको अपने आप ओपन कर दिया जाएगा, और उसके ऊपर आपका जुपिटर को रन कर दिया जाएगा। अगर आपका डिफॉल्ट ब्राउजर क्रोम है तब तो ये स्मूथली हो जाएगा। अगर वो क्रोम ना होकर माइक्रोसॉफ्ट एज हुआ या कोई और हुआ तो माइट भी शायद दिक्कत आए और ना चले। तो ऐसा होने पर पहले अपने कंप्यूटर का क्रोम को डिफॉल्ट ब्राउजर बना देना है सेटिंग में जाकर, उसके बाद फिर ये कमांड को रन कर। अब जब हम जुपिटर में प्रोग्राम बनाकर सेव करते हैं तो वो प्रोग्राम सिर्फ आप नाम बता सकते हैं किस नाम से सेव करना है, लोकेशन नहीं बताते कहाँ पे सेव करना है। बाय डिफॉल्ट जुपिटर को लॉन्च करने की कमांड जिस डायरेक्टरी से लिखी गई है उसी डायरेक्टरी में प्रोग्राम सेव हो। इसीलिए जुपिटर को मैं कहाँ से लॉन्च करवा रहा हूँ, उसी फोल्डर से करवा रहा हूँ जहां पर आज तक आपने अपने प्रोग्राम को सेव करा। और अगर आप यहाँ से ना करके सीधा कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएं और आप कहीं सर यहाँ लिख दें तो क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा, चलेगा, डेफिनेटली चलेगा। सर आपका एक ब्लैक एंड व्हाइट आ रहा है और एक पर्पल व्हाइट आ रहा है, मैंने सेटिंग कर रखी है, आपका दोनों ब्लैक एंड व्हाइट आएगा, आपका ये भी ब्लैक एंड व्हाइट आएगा, ये भी ब्लैक एंड व्हाइट आ रहा है, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस सिर्फ एक ही होगा कि वो जुपिटर जो ऐसे लॉन्च हो रहा है, प्रोग्राम जब मैं सेव करूंगा तो बाय डिफॉल्ट इस फोल्डर पे सेव होगा,
मैं नहीं बता सकता कि नहीं भाई डी में करो या ई में करो, नहीं यहीं सेव होगा। और जब मैं यहाँ से जुपिटर लॉन्च करने के बाद इस वाले पर प्रोग्राम बनाऊंगा तो सेव कहाँ करेगा, इस फोल्डर में करेगा। तो जुपिटर में ये समस्या है कि वो हमसे जब प्रोग्राम को सेव करवाएगा तो नाम तो पूछेगा, पाथ नहीं पूछेगा कि कहाँ करूँ। तो बाय डिफॉल्ट हमें ध्यान रखना होता है कि जिस लोकेशन पे प्रोग्राम को सेव करवाना है, जुपिटर से बने हुए प्रोग्राम को सेव करवाना है, उसी लोकेशन पे जाके कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करते हैं और फिर वहां से जुपिटर को लॉन्च करते हैं। ठीक है, चलो। तो अब मैं इस वाले ऑप्शन पर जा रहा हूँ क्योंकि मुझे इसी जगह रखने हैं सारे, एंटर कर दो। अभी आपकी जुपिटर की सबसे पहली स्क्रीन आ गई, जो कि बिल्कुल नई लग रही है। तो हर चीज पहली बार नई लगती है, उसमें क्या बात है। तो अब समझ लेते हैं। अभी तक आप आइडल में कोडिंग कर रहे थे और अब आप जुपिटर में कोडिंग करने जा रहे हैं। आइडल में जब भी कोई प्रोग्राम बनाया जाता है तो .py फाइल में सेव होता है। जब हम जुपिटर में कोई प्रोग्राम बनाते हैं वो प्रोग्राम .ipynb फाइल में सेव होता है। आई पाइथन नोटबुक इसे बोलते हैं, पूरा नाम इसका है आई पाइथन नोटबुक। .py फाइल को हम लोग स्क्रिप्ट के नाम से जनरली जानते हैं, और जब इसको इंपोर्ट कर लिया जाए तो यही मॉड्यूल हो जाता है। ठीक है, तो .py फाइल का नेटिव जो नेम होता है, सबसे पहला नेम होता है, उसे कहते हैं स्क्रिप्ट। ठीक है, और इसे हम क्या बोलते हैं शॉर्ट में, नोटबुक। तो जुपिटर की जो फाइल होती है उसका एक्सटेंशन होता है IPYNB, पूरा पढ़े तो आई पाइथन नोटबुक। शॉर्ट में जुपिटर की फाइल को नोटबुक के नाम से जाना जाता है। और जो आइडल से हम पाइथन फाइल बनाते हैं उसका एक्सटेंशन .py होता है, और उसको हम क्या बोलते हैं वर्ड्स में स्क्रिप्ट के नाम से जानते हैं। जैसे ही आपका जुपिटर लॉन्च होता है आपके सामने ये बात दिखती है, नोटबुक। अब नोटबुक शब्द क्या है, जुपिटर की फाइल। जुपिटर की फाइल को क्या बोलते हैं, नोटबुक कहते हैं। तो अब कह रहे हैं बनाओ फिर जुपिटर की फाइल है, मतलब बनाओ एक नोटबुक अपनी। ठीक है, ध्यान रखना, जुपिटर की फाइल आइडल पर रन नहीं होती, क्योंकि आइडल सिर्फ .py फाइल को रन कर सकता है, जबकि जुपिटर की फाइल IPYNB होती है। तो पहले आपको ट्रांसलेट करना होगा, कन्वर्ट करना होगा जुपिटर की फाइल को .py में, तब चलेगी। ठीक है, तो अभी सामने जो नोटबुक देख रहा है इसके नीचे ऑप्शन है, ये नई नोटबुक फाइल बनाने का ऑप्शन। ठीक है, यहाँ से भी आता है, यहाँ से भी आएगा, फाइल न्यू नोटबुक, यहाँ से बना लो, कहीं से भी जा सकते। मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। अब आपके सामने फिर से एक नई चीज आ गई। अब उस नई चीज में आपको एक सेल दिख रहा होगा रेक्टेंगल शेप के साथ, ये कुछ दिख रहा है, इसको हम पढ़ते हैं सेल। ये क्या है, जुपिटर सेल। अब जुपिटर सेल तीन तरह का होता है। पहला है जुपिटर सेल पाइथन कोडिंग के लिए। दूसरा होता है मार्कडाउन। मार्कडाउन का मतलब है स्टाइलिश। और तीसरा सेल को कहते हैं रॉ सेल। तो अगर आपको
कोई भी कोड बनाना है तो जुपिटर की जो फाइल होती है वो अलग अलग ब्लॉक्स में डिवाइड होती है, और हर ब्लॉक को हम क्या बोलते हैं, सेल कहते हैं। तो जो जुपिटर की फाइल में सेल होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, पाइथन कोड सेल या सिंपली कोड सेल, मार्कडाउन सेल स्टाइलिश टेक्स्ट के लिए, और रॉ सेल। यहां पर एक ऑप्शन आ रहा है सेलेक्ट करने का, ठीक है, कोड, मार्कडाउन, रॉ। तो आप जिस सेल को अभी बनाना चाहते हैं उस सेल पे क्लिक करके बनाइए। मैंने अभी कोड सेल पे क्लिक कर दी और इसको सेलेक्ट कर दिया। जब मैं कोई चीज पढ़ा रहा हूँ और उस समय आप किसी और चीज पर ध्यान देंगे तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो रह जाएगा। तो पहले जो चीज सामने हो रही है अगर हम उसको फोकस करें तो वो भी आ जाएगी, और जब ये पूरा हो जाए उसके बाद हम कुछ और पूछें तो शायद वो भी समझ में आएगा, है ना। अक्सर ऐसा होता है, स्टूडेंट क्या करते हैं कि जैसे हम कुछ पढ़ा रहे हैं तो साथ ही साथ प्रैक्टिस करते हैं, जो कि अच्छी बात है, करनी भी चाहिए। लेकिन उसमें कभी कभी क्या होता है, सिंक्रोनाइजेशन नहीं हो पाता। मैं आगे बढ़ गया, स्टूडेंट पीछे रह गए। अब जब मैं आगे बढ़ गया तो मैंने आगे कोई बात बोली, अब उस समय वो स्टूडेंट जो खुद प्रैक्टिस कर रहा है, जो कि अच्छी बात है, वो टॉपिक उसका रह गया फिर, क्योंकि वो बात वो सुन ही नहीं पाया होगा, क्योंकि वो बिजी है प्रोग्राम बनाने में उस समय। ठीक है। तो अब जब वो आगे बढ़ेंगे तो उनका क्वेश्चन ऑब्वियस है आएगा, क्योंकि वो बात वो नहीं सुन पाए जो बताई गई थी। अब जो क्लास में बच्चे बैठे होते हैं वहां थोड़ा फायदा हो जाता है कि अगर आप मेरे साथ साथ प्रोग्राम बना रहे हो तो आप बनाते भी हो और ध्यान मेरे बोलने पे भी रहता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, तो आप सिंक्रोनाइज अच्छे से कर लेते हो। मेरे साथ साथ आप प्रोग्राम भी बना पाते हो और आगे पीछे अगर हो जाता है तो आप सिंक्रोनाइज कर भी लेते हो। ऐसा एक एक्सपीरियंस है जो मैंने जनरली देखा है ऑफलाइन क्लास में स्टूडेंट जब आते हैं और ऑनलाइन क्लास में स्टूडेंट जब आते हैं तो। ठीक है, चलिए। तो अब मैं यहाँ पर कोड सेल सेलेक्ट करता हूँ और कोड सेल पे मैं कोई भी पाइथन स्टेटमेंट लिख सकता हूँ। ठीक है, जैसे आज तक हम लिखते आ रहे थे। मैंने प्रिंट लगा दिया, सबसे पहला प्रोग्राम यही होता है, प्रिंट कर दिया मैंने, हाई। अब इसका मतलब ये नहीं है कि एक सेल पर एक ही स्टेटमेंट लिख सकते हैं। आप एंटर करेंगे तो सेल ग्रो होता जाएगा और आप इस पे जितना चाहें उतना लिख सकते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पर प्रिंट हाई कर दिया और मान लीजिए एक बना दिया वेरिएबल x इक्वल टू 5, y इक्वल टू 6, इन दोनों को जोड़ दिया, x प्लस 5 y बाय कर दिया। तो एक कोड सेल पे आप जितने चाहे उतने स्टेटमेंट लिखते चले जाते हैं। अब आपको लगता है कि अभी जो मेरा एक लॉजिक था पूरा हो गया, इस जगह इस समय मेरा पर्पस था 2 नंबर को सम करना, वो मैं कर चुका हूँ। अब मुझे इसी जुपिटर फाइल में मान लीजिए 1 से लेके 5 तक गिनती प्रिंट करानी है, तो अब मैं ऐसा सोच सकता हूँ यार ये अलग काम है, लेकिन करना इसी प्रोग्राम में है। काम अलग है लेकिन करना इसी प्रोग्राम में है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, अलग सेल बना सकता हूँ। इस सेल के बाद एक और सेल बनाऊंगा। कैसे बनाओगे, एस्केप, एस्केप की के साथ ए प्रेस करोगे तो अब बन जाएगा, एस्केप की के साथ बी प्रेस करोगे बिलो, नया सेल बनेगा। आ गया नया। अब यहाँ पर आपने कहा सर लूप लगाएंगे, फॉर आई इन रेंज। अब फॉर लूप को हमें नहीं सीखना, हमें तो बस जुपिटर का एक इंटरफेस समझना है कि आखिर इसका यूज करें कैसे। अब मुझे लगा कि हाँ भाई इतना ही पर्पस था, अब एक सेल और बनाना है। क्या करोगे इस सेल पे, हमने कहा इस सेल पे यूजर से एक नंबर लाते हैं और बताएंगे इवन ऑड है कि नहीं।
तो यूजर से नंबर लेकर इनपुट, तो हर वो कोड जो आज तक हम लिखते आए हैं हम यहाँ लिख सकते हैं। लेकिन एडवांटेज आप देख पा रहे हो, डिबगिंग बहुत आसान हो जाएगी। डिबगिंग का मतलब है कि अगर मैं अपने कोड को रन कराऊंगा तो मैं चंक्स में रन करा रहा हूँ। ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे सेल रन होंगे ही होंगे। मैं बताऊंगा कि अभी ये सेल रन करो, उतना ही पोर्शन रन होगा, बाकी का पोर्शन रन हमारा नहीं होगा। तो एक एक इंडिविजुअल सेल पर मैं आसानी से काम कर सकता हूँ कि अगर कोई एरर आ रही है तो उसी सेल में आ रही होगी, उसी को रन करा कर देख लेते हैं। जबकि बाकी एडिटर में ये फैसिलिटी आसानी से अवेलेबल नहीं है। अगर आपने पूरी फाइल रन कराई तो पूरी फाइल रन होगी, और यहाँ पर आप सेल पे रन करते हैं। तो आप अपने एक जुपिटर फाइल में 50 सेल बनाओ, 100 बनाओ, 2 बनाओ, 10 बनाओ, और एक एक सेल अलग अलग रन कर सकते हैं। और फैसिलिटी ये भी है, सारे सेल रन कर सकते हैं एक बार में। आपको लगता है इंडिविजुअली आपने चेक कर लिया सब ओके है, एक साथ चलाओ। ये बहुत फायदा है, ये फैसिलिटी बाकी जगह नहीं मिल रही है। ठीक है। और दूसरी स्टाइलिश टैग्स अभी लिख कर दिखाऊंगा। एंटर नंबर, इफ नंबर मॉडुलस 2 इक्वल टू 0, प्रिंट इवन एल। अब मान लीजिए आपने 3 सेल यहाँ पर लिख दिया, कुछ और भी लिखना चाहते हो तो अपना लिख सकते हो, कोई इशू नहीं। सर रन करा कर दिखाओ, रन करा कर दिखाओ। बीच वाला सेल, सिर्फ ये वाला। तो जिस सेल को रन करना चाहते हैं उस सेल पर कर्सर ले जाकर उसको हाईलाइट कर लीजिए, सेलेक्ट कर लीजिए। तो कैसे पता चलेगा? सेल सेलेक्टेड है, बॉर्डर बन जाएगा चारों तरफ। बीच वाले सेल के चारों तरफ ब्लू कलर का बॉर्डर बन गया होगा, बाकियों में नहीं है। दैट मीन्स ये सेल सेलेक्टेड है। अब यहाँ पर रन का बटन आ रहा है, जहाँ मेरा माउस है ये रन का बटन है। इस पर क्लिक कर दोगे तो ये सेल जो सेलेक्टेड है वो रन हो जी। नहीं, फाइल तो ये पूरी है ही। फाइल का नाम तो बाय डिफॉल्ट उसने दे दिया ना, अनटाइटल्ड डॉट IPYNV। अगर आप अपना नाम देना चाहते हैं तो राइट क्लिक करके रीनेम आप कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया। मान लीजिए आज 11 सितंबर है तो मैंने डेट के नाम से कर दिया। ऑटोमेटिक ये हमारा बाय डिफॉल्ट एक नाम आ जाता है, और वो नाम क्या है? अनटाइटल्ड डॉट IPYNV। आपको अलग से पहले सेव करने की जरूरत नहीं है। अगर आप रीनेम करते हैं राइट क्लिक करके तो आपको Ctrl+S प्रेस करना है, उसी में सेव हो जाएगा। ठीक है। अब इस सेल को रन करते हैं। तो पहला तरीका, सेल को सेलेक्ट करेंगे, रन। दूसरा, इसके अंदर भी ऑप्शन आएगा रन सेलेक्टेड सेल। तीसरा जो हम यूज करेंगे आ गए, शिफ्ट के साथ एंटर, शिफ्ट की के साथ एंटर की प्रेस करेंगे तो जिस सेल को सेलेक्ट किया हुआ है वो सेल रन हो जाएगा। शॉर्टकट है शिफ्ट के साथ एंटर। दूसरा फायदा क्या हुआ? अलग से कोई शेल विंडो नहीं खुली जैसे आइडल में होता था। यहाँ पर जुपिटर के जो फाइल है उसी के नीचे उसकी कंसोल है, इसे बोलते हैं जुपिटर कंसोल। ये जो सेल है ये अलग अलग प्रोग्राम नहीं है, तो हर सेल का कोई नाम नहीं है। ये सिर्फ आपकी अपने एक सिंप्लिसिटी के लिए अलग अलग सेल बनाए गए हैं। इस पूरे प्रोग्राम की पहचान इसकी फाइल के नाम से, वो नाम है ये जो आपने दिया है। हर सेल का अलग अलग कोई नाम नहीं है। ठीक है, चलो। और जब हम अपना कोड क्लाइंट को देते हैं, क्योंकि हम अपने लिए तो कोई कोड बनाएंगे नहीं, जिसने बनवाया है उसको लास्ट में देंगे पेन ड्राइव में जाकर, तो इसको सब मर्ज करके देंगे, उसको थोड़ी सेल वेल देंगे। ये पूरा कोड मर्ज करेंगे और फिर इसको .py में कन्वर्ट करेंगे, तब देंगे उसको। क्योंकि अगर मैंने उसको एज इट इज दे दिया तो उसको अपने कंप्यूटर में एनाकोंडा इंस्टॉल करना पड़ेगा पहले, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एनाकोंडा पे ही चलेगा, किसी पर चलेगा नहीं। अब तो क्लाइंट को क्या पता एनाकोंडा क्या होता है? वो तो डबल क्लिक करेगा हर फाइल पे।
अपने आप को सोचो, दुनिया भर के सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो गूगल से, कैसे चलाते हो? डबल क्लिक करके। तो आपका बनाया हुआ सॉफ्टवेयर जब किसी के पास जाएगा तो वो आप ही की तरह तो है, वो भी डबल क्लिक करेगा उस पर। उसे क्या पता एनाकोंडा क्या होता है, शिफ्ट एंटर क्या होता है? तो ये तो प्रोग्रामर के लिए है, बस प्रोग्रामर की सिंप्लिसिटी के लिए। लास्ट में किसी भी एडिटर पे बनाया हुआ प्रोग्राम डबल क्लिक पे कन्वर्ट करना होता है, चाहे बना कहीं भी लो। लेकिन जब दिया जाएगा यूजर को तो डबल क्लिक फॉर्मेट का होना चाहिए, क्योंकि वही जानता है सामने वाला, और कुछ नहीं जानता वो। बहरहाल वो सब लास्ट में देखेंगे। फिलहाल अब मान लीजिए मैं किसी भी सेल को रन करता हूं इंडिविजुअली, तो उसकी एक शर्त है, आउटपुट तो आ गया। शर्त यह है कि उस सेल पे कोई ऐसा वेरिएबल या कोई ऐसा डेटा यूज नहीं होना चाहिए जो किसी दूसरे सेल पे क्रिएट किया गया हो। अब जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर लूप के बाद एक्स को प्रिंट कराऊं तो एरर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि एक्स वेरिएबल तो अभी क्रिएट ही नहीं हुआ। एक्स वेरिएबल कब क्रिएट होगा? जुपिटर की मेमोरी में, जब ये वाला सेल रन होगा। और ये वाला सेल तो अभी तक आपने रन ही नहीं कराया। क्या आ जाएगी हमारी? एरर, कह रहा है एक्स इज नॉट डिफाइंड। तो हर सेल इंडिपेंडेंटली रन हो सकता है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो भी सेल रन हो रहा है उसकी डिपेंडेंसी किसी दूसरे पे तो नहीं है। अगर दूसरे सेल पर है डिपेंडेंसी, मतलब कोई ऐसा वेरिएबल या कोई ऐसा फंक्शन जो दूसरे सेल पे बनाया गया था वो तो यूज नहीं कर रहे हो। अगर कर रहे हो तो पहले उसको रन करके आना पड़ेगा। अब अगर मैं इस सेल को रन कर दूं ये चलेगा। अब अगर मैं इसको रन कराऊंगा तो एक्स आ चुका होगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ये एक्स की वैल्यू है 5। तो अगर मैं एक्स यहाँ से बदल दूं तो यहाँ पर अब इसको रन करना है, इसको रन कर, ठीक है। तो जो नंबर आएगा उसके हिसाब से नोट आउट। तो प्रोग्रामर को काफी फायदा होता है, स्पेशली जब डेटा से रिलेटेड काम किया जाए, ठीक है। क्योंकि पहली बार मैं चाहूंगा कि एक्सेल फाइल से डेटा आ जाए, बस इतना ही आ जाए। पहले इतना देख लेते हैं आ गया कि नहीं आ गया। आ गया। अब देखेंगे अगली बार में उसमें कितने कॉलम थे, बाकी काम बाद में करेंगे। तो डेटा साइंस वाले को टुकड़ों में काम करना होता है, तो इसलिए डेटा साइंस के लिए ये सबसे हमारा हाई प्रायोरिटी पे यूज होने वाला एडिटर है जुपिटर। बहरहाल अब आगे चलते हैं। बनकर 4 कर सकते, 2 3 की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर किसी कॉन्सेप्ट को डिस्क्राइब करना चाहता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ पाइथन क्या है। तो सबसे पहले पाइथन नाम से एक हेडिंग डालना चाहता हूँ। तो अगर आप कोई भी स्टाइलिश टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो उस सेल को मार्कडाउन सेल में कन्वर्ट करेंगे। तो जिस सेल को सेलेक्ट करने के बाद मैं ड्रॉप डाउन से मार्कडाउन बनाता हूँ, सिर्फ वही सेल मार्कडाउन बनता है, बाकी सारे सेल नहीं बनते। अब यहाँ पर मार्कडाउन के अंदर कुछ सिंबल्स हैं जो हमें सीखने होते हैं। उन सिंबल के अलग अलग स्टाइल होते हैं। जैसे एक सिंबल होता है हैश स्पेस। अब ये मत कहना हैश तो कमेंट होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन वो कब होता है? जो पाइथन कोड हो। हम मार्कडाउन के अंदर आ गए, पाइथन का कुछ नहीं चलेगा। मतलब अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिख दूं तो ये मत कहना कि इसका आउटपुट हमारा हाई आएगा, कुछ नहीं आएगा, एज इट इज। क्यों? क्योंकि पाइथन नहीं है। अगर ये सेल मार्कडाउन ना होकर कोड सेल होता तो जरूर चलता। इस पर वापस से क्लिक कर दो, डबल क्लिक, वापस आ गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहला सिंबल हैश स्पेस। हैश स्पेस के साथ जो भी लिखोगे वो आपका हेडिंग बन जाएगा। लाइक मैंने लिख दिया पाइथन, शिफ्ट एंटर। अब मैं पाइथन के बारे में बताना चाहता हूँ कि पाइथन क्या है। वापस इस पे क्लिक करेंगे। अगर किसी हेडिंग के अंदर पॉइंट लिखने हैं तो डैश स्पेस, डैश स्पेस किसी हेडिंग के अंदर पॉइंट बना देता। तो लिखा मैंने
It was first released in 1991 by Udo van Rossum. दूसरा पॉइंट लिखा फिर यहाँ पर मैंने, इट इज इजी टू लर्न, काफी है, प्रॉपर नोट्स बन जाएंगे आपको। अब किसी भी पॉइंट पर अगर आपको किसी पार्टिकुलर पोर्शन को बोल्ड करना है, डबल एस्ट्रिक के अंदर कोट करके लिख दीजिए। अगर किसी भी टेक्स्ट को इटैलिक करना है तो सिंगल एस्ट्रिक के पेयर में उतने पोर्शन को लिख दीजिए तो इटैलिक हो जाएगा। अब आप यहाँ पर किसी वेबसाइट का लिंक लगाना चाहते हैं, लगा सकते हैं। जैसे आप बताना चाहते हैं डाउनलोड पाइथन, और यहाँ पर आपने क्या बता दिया, अपना लिंक बता दिया, http://www.python.org पे क्लिक करो, सीधा इंटरनेट होना चाहिए, खुल गई वेबसाइट। तो अगर आप अपने नोट में किसी और वेबसाइट का रेफरेंस लेना चाहते हैं कि ये चीज वहां अच्छी मिलेगी, यहाँ अच्छी मिलेगी, लिंक लगा दो। अब बताओ ये चीज क्या कमेंट में कर लोगे? तो अगर कोई मेरे पास आए और मुझसे बोले 15 दिन में पाइथन खत्म कर दो मेरी, तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले से ही एक जुपिटर फाइल बना लूंगा, उसमें जो टॉपिक पढ़ाना है उसको ऐसे मैं मार्कडाउन में लिख दूंगा, और उसी टॉपिक के 2-3 प्रोग्राम यहाँ पे लिखता रहूंगा उस सामने। फास्ट वे में पाइथन कवर हो जाती है। तो बिहाइंड द सीन क्या होगा, बहुत कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन पाइथन समझ में आ जाएगी। तो ज्यादातर लोग फास्ट ट्रैक पे जब पाइथन पढ़ने आते हैं, टाइम नहीं होता इतना, 15-20 दिन मैक्सिमम होते हैं, तो उनको ऐसे पढ़ा दिया जाता है। अगर ये नहीं होता ऑप्शन, तो हम क्या करते, पावर पॉइंट स्लाइड बनाते पहले अलग, उसमें सारी थ्योरी बताते, है ना, उसके बाद अलग से एडिटर खोलते पाइथन का कोड करने के लिए। तो 2 चीजों को मुझे मैनेज करना पड़ता। अब यहाँ पर एक ही से काम हो जाएगा, यहीं पर पावर पॉइंट वाला काम हो रहा है, यहीं पर कोडिंग वाला काम हो रहा है। ये फैसिलिटी बाकी किसी एडिटर में नहीं है, ये सिर्फ जुपिटर में ही अवेलेबल है। हाँ, जब हम इस फाइल को पीवाई में कन्वर्ट करेंगे तो ऑब्वियसली मार्कडाउन हमारा पाइथन फाइल का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो ये सब क्या बन जाएगा, वहां पर कमेंट बन जाएगा। कैसे करेंगे ये भी देख लो, अच्छा क्वेश्चन पूछा। तो यहाँ फाइल में जाएंगे और यहाँ जाएंगे डाउनलोड, डाउनलोड के नीचे आएगा सेव एंड एक्सपोर्ट नोटबुक एज। तो इस फाइल को आप अलग अलग फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं, पीडीएफ में, एचटीएमएल में। एक आता है एग्जीक्यूटेबल स्क्रिप्ट, एग्जीक्यूटेबल स्क्रिप्ट जो ऑप्शन है ये .py ऑप्शन है, इस पे क्लिक करते ही आपका पूरा कोड .py में कन्वर्ट हो जाएगा। जो मार्कडाउन वाला कोड था ये कमेंट बन जाएगा। आगे .py नहीं, कुछ नहीं करेगा, कमेंट हो गया वो तो। अब लिंक कहाँ रही भाई, ये चीज जब पी फाइल बन गई तो मतलब आप एंड यूजर को दे रहे हो, उसको क्या मतलब कोड में क्या लिखा, उसको अपने आउटपुट से मतलब है, आउटपुट देखेगा वो, तो वो देखेगा। रन कराएंगे तो उतना ही चलेगा तो पाइथन कोड है। टेक्स्ट फाइल नहीं, वो तो आउटपुट में करना है, पाइथन के आउटपुट में। तो उसके लिए पाइथन की कोई लाइब्रेरी यूज करनी होगी, और वो जीयूआई पे नहीं होगा, वो होगा आउटपुट जब जीयूआई में आएगा। तो पाइथन की जीयूआई लाइब्रेरीज होती हैं जो आउटपुट को, पाइथन के आउटपुट को स्टाइलिश करके दिखाती है।
वो अलग टॉपिक हो गया। पाइथन के आउटपुट को स्टाइलिश करना, दैट इज डिफरेंट टॉपिक। तो ये सारी चीजें आपकी हो जाती हैं। अब थोड़ा सा अंदर की चीज समझने की कोशिश करते हैं। ये आपका जुपिटर नोटबुक है। ये सारी व्यवस्था प्रोग्रामर के लिए करी गई है। प्रोग्रामर के पास तो ये सब होगा ही। एंड यूजर को इन बातों से मतलब ही नहीं है कि एडिटर क्या था। आप दुनिया भर के सॉफ्टवेयर अपने मोबाइल में, अपने कंप्यूटर में चलाते हो, कभी सोचा है वो किस लैंग्वेज के किस एडिटर बने होंगे? समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? सेम कहानी यहाँ पर है। ये सारी बातें उन इंसानों के लिए हैं जो प्रोग्रामर हैं। उन इंसानों के लिए सारी बातें नहीं है जो एंड यूजर हैं। उनको तो डबल क्लिक की फाइल दी जाएगी बस, और वो अपना आउटपुट देखेंगे। उनको कोड तो मतलब ही नहीं क्या लिखा है, कोड में क्या नहीं लिखा है ना। तो अब जो मैं बता रहा हूँ एक बार उसको समझिए। ये हमारा नोटबुक फाइल हो गई। ऐसा हम जानते हैं कि हमारे प्रोग्राम को रन करने के लिए कंपोनेंट इंटरप्रेटर यूज होता है। अब जब हमने अपनी पाइथन फाइल को बनाया, तब तो इंटरप्रेटर चला पाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि कमेंट आ गया उसमें और पाइथन कोड आ गया। लेकिन जब नोटबुक फाइल इंटरप्रेटर रन कराएगा तो कैसे करा लेगा? इंटरप्रेटर को तो कमेंट आते हैं, बट मार्कडाउन तो आती ही नहीं होगा उसे। पाइथन का इंटरप्रेटर क्या जाने मार्कडाउन किसे कहते हैं, स्टाइलिश टेक्स्ट किसे कहते हैं। ये तो जुपिटर की अपनी फैसिलिटी है, उसमें पाइथन इंटरप्रेटर कुछ नहीं कर रहा होगा। तो बीच में एक छोटा सा प्रोग्राम है जिसका नाम है कर्नल। कर्नल प्रोग्राम क्या करता है? नोटबुक फाइल और इंटरप्रेटर के बीच में कम्युनिकेशन कराता है। तो जब भी मुझे नोटबुक फाइल को रन करना होता है एज ए पाइथन कोड, तो वो पहले पाइथन कोड वाला हिस्सा कर्नल निकालता है और इंटरप्रेटर को हैंड ओवर करता है। यानी कभी पूरी की पूरी नोटबुक फाइल इंटरप्रेटर पे रन नहीं होने जाती डायरेक्ट। बीच में कर्नल प्रोग्राम एक जो दिख नहीं रहा है, बिहाइंड द सीन है जुपिटर के अंदर, वो क्या करता है? जिस नोटबुक फाइल को रन कराने आप आए हो, अगर वो एक पाइथन कोड है तो उसको निकाल कर इंटरप्रेटर को देगा, और जो रिजल्ट आएगा इंटरप्रेटर कर्नल को देगा, और कर्नल फिर उस रिजल्ट को नोटबुक के कंसोल पर दिखा देता है, जैसे ये दिख रहा है, ये यहाँ पर देख। ठीक है, तो कभी भी नोटबुक डायरेक्ट इंटरप्रेटर से इंटरेक्ट नहीं करती, बीच में कर्नल प्रोग्राम को तो इंटरेक्ट करते ही। अब हमारे प्रोग्राम के जितने वेरिएबल हैं, जितने फंक्शन है, वो सब कर्नल के अंदर स्टोर होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर इस बात को थोड़ा देखिए। एक टैब आता है जिसका नाम है कर्नल। इस टैब से हम क्या क्या कंट्रोल करेंगे वो देखिए। क्लिक करेंगे यहाँ पर, इंटरप्ट कर्नल। मान लीजिए मैं यूजर से इनपुट लेने आया था, बहुत देर हो गई, यूजर इनपुट नहीं दे रहा है, 10 मिनट 5 मिनट। अगर यूजर इनपुट नहीं दे रहा है और ये सेल एग्जीक्यूशन में है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जाके किसी और सेल को रन करा दोगे, वो भी एग्जीक्यूशन में हैंग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरा कर्नल बिजी है इस सेल को रन कराने में। जब तक ये सेल फ्री नहीं होगा, तब तक बाकी सेल पे भी एस्ट्रिक बनकर आता रहेगा। एस्ट्रिक इस बात की पहचान है, सेल इज इन एग्जीक्यूशन। तो अगर कोई सेल एग्जीक्यूशन में है और आपने दूसरा चला दिया, शिफ्ट एंटर कर दिया, तो वो भी हमारा एग्जीक्यूशन में ही रहेगा, वो चल नहीं जाएगा। ठीक है, तो अब मान लीजिए मुझे लग रहा है कि नहीं यार, ये हमें रोक देना चाहिए, इधर बहुत देर हो गई, अब हमें आगे बढ़ना है और बाकी सेल को रन कराना है। तो कर्नल इंटरप्ट करना। इंटरप्ट कर्नल क्या करता है? जो भी सेल अभी एग्जीक्यूशन में है उसको इंटरप्ट कर देगा। मान लीजिए कोई यूट्यूब से मूवी डाउनलोड करने का कोड आपने लिख दिया होता, और वो बहुत बड़ी मूवी है, डाउनलोड बहुत देर में हो रही है, मैं कह रहा हूँ छोड़ो उसे अब, तो क्या करूंगा मैं? इंटरप्ट कर्नल कर दूँ। तो वो सेल जहां पर वो कोड रन हो रहा था, वो हमारा कोड अबॉर्ट हो जाएगा, वो आगे नहीं चलेगा। ठीक है, इंटरप्ट हो गया हमारा। अब सेल हमारा फ्री हो गया, अब आप कुछ भी चलाओगे तो चलेगा। दूसरा ऑप्शन देखो, रीस्टार्ट करना।
रीस्टार्ट कर्नल क्या करता है, अभी आपने जितने सेल रन कराए थे उनमें अगर आपने कोई मॉड्यूल इंपोर्ट कर रखा है, कोई फंक्शन डिफाइन कर रखा है, कोई वेरिएबल डिफाइन कर रखा है, तो वो सब हमारा फ्री हो जाएगा मेमोरी से। मतलब अब वो सब हमारा नल एंड वाइड हो जाएगा, और ना तो कोई अब इंपोर्ट माना जाएगा, ना कोई वेरिएबल मिलेगा, ना कोई फंक्शन जो आपने बनाया था वो होगा। तो जो भी चीजें आपने डिफाइन करी हैं वो कर्नल की मेमोरी में सेव होती हैं, और रीस्टार्ट करने से वो कर्नल उन सारी चीजों को डिलीट कर देता है। जब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे कहेगा, डू यू वांट टू रीस्टार्ट द करंट कर्नल, ऑल वेरिएबल विल बी लॉस्ट, सारे वेरिएबल आपके चले जाएंगे, सारे वेरिएबल चले गए होंगे। अगर अब मैं इस सेल को रन कराऊंगा तो ये मत कहना ये 15 आएगा, क्योंकि एक्स वेरिएबल जा चुका है मेमोरी से, कर्नल के पास है ही नहीं, एरर आ जाएगी इसका, एरर कह रहा है एक्स कहाँ है ही नहीं अब। ठीक है, चाहिए तो दोबारा रन कराओ उस सेल को जहाँ एक्स बना हुआ है। तीसरा ऑप्शन है रीस्टार्ट कर्नल एंड क्लियर ऑल आउट। इसका मतलब है कर्नल को रिस्टार्ट कर दो और जितना भी प्रीवियस आउटपुट लिखा रह गया था कंसोल पर वो सब डिलीट कर दो। देखो एकदम क्लीन हो गया, पुराने जो आउटपुट थे सब गायब हो गए। उसके बाद मान लीजिए मैंने किसी सेल को सेलेक्ट करा, उसके बाद कर्नल पे गया, रीस्टार्ट कर्नल रन अप टू सिलेक्टेड सेल, मतलब कर्नल रीस्टार्ट कर दो और पहले वाले सेल से रन करते हुए आओ, तो कहां तक रन करना, जो सिलेक्टेड सेल था वहां तक रन करना, यानी कि पहला चलेगा दूसरा चलेगा, इवन ऑड वाला सेल नहीं चलेगा, है ना। ये आ गया आउटपुट, ये आ गया, बट ये नहीं चला कि आपने उसको सेलेक्ट करने के बाद चलाया था। बाकी आप समझ ही गए होंगे। रीस्टार्ट कर्नल एंड रन ऑल। अब मान लीजिए मैं चाहता हूं इन दोनों सेल को मिलाना, ये दोनों सेल मिल जाएं, ये दोनों सेल हमारे मिल जाएं, तो कैसे मिलाओगे इन दोनों को, तो सेल पर राइट क्लिक करो, मर्ज सेल अबव, मर्ज सेल बिलो, तो अब इस वाले सेल को बिलो मर्ज कर दो। अब इस वाले सेल को मर्ज करना है इसके साथ, तो कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करोगे, मर्ज सेल अबव। दोनों का मतलब एक ही हो गया, फिर तो खास फर्क थोड़ा ना है कोई, बस ये डिपेंड कर रहा है कहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हो आप। बस, अब एक हो गया। ठीक है, अब सर मान लीजिए मैंने जब प्रोग्राम बनाया तो सब एक ही में लिख दिया, अब मुझे याद आया तोड़ दो अलग अलग सेल में, मैंने कहा भाई इसको अलग कर दो और इतने पूरे को अलग कर दो, तो क्या करोगे, जितने हिस्से को तोड़ना है उतना सेलेक्ट कर लो। कर लिया सेलेक्ट, राइट क्लिक करो, स्प्लिट, स्प्लिट सेल, वो अलग हो गया, ये दोनों अलग हो गए। अब किसी सेल को डिलीट करना है, मान लीजिए इतना सेलेक्ट करके, या चलो ये रहने देते हैं, एक सेल मैंने और बना लिया और यहाँ पर कुछ भी लिख दिया, प्रिंट है। अब मैं चाहता हूं ये सेल डिलीट हो जाए, राइट क्लिक, डिलीट सेल, शॉर्टकट भी है, एस्केप के साथ 2 बार डी प्रेस कर दो या ऐसे कर दो। जुपिटर के किसी भी सेल का एक और फायदा है कि बिना प्रिंट लगाए आखिरी स्टेटमेंट अगर वेरिएबल है या कोई एक्सप्रेशन है तो प्रिंट हो जाता है। समझिए, मैं लिखा a = 5, b = 6, फिर लिख दिया मैंने a, प्रिंट हो गया a की वैल्यू 5, प्रिंट होगी b की वैल्यू, मैं लिख दिया a × b,
ऐसा भी तो हो सकता था। हमने कहा ये तो हम जानते ही हैं, मैं तो आपको जुपिटर के सेल के फीचर बता रहा हूँ कि किसी भी सेल का आखिरी स्टेटमेंट अगर कोई एक्सप्रेशन या कोई वेरिएबल है तो प्रिंट अपने आप हो जाता है। ध्यान से नहीं सुनोगे तो कंफ्यूजन में रहोगे। बताओ आउटपुट में क्या आएगा? 11 और 30 दोनों आएंगे या कोई एक आएगा? जुपिटर सेल का फीचर है आखिरी स्टेटमेंट अगर एक वेरिएबल या कोई एक्सप्रेशन है तो वो ऑटोमेटिक प्रिंट हो जाता है। तो आखिरी स्टेटमेंट कौन सा है? ए प्लस बी। उतना ही आएगा, ये मत सोचना 30 कहाँ आ गया, क्योंकि फैसिलिटी आखिरी स्टेटमेंट की थी। हमें तो सर दोनों चाहिए, तो प्रिंट क्यों नहीं लगाया? प्रिंट लगाओ। सही तरीका तो यही है, ये तो जुपिटर की फैसिलिटी है जिसका यूज हम कर लेते हैं कभी कभी, और हमें करना नहीं चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? सोचो, जब मैं ऐसे लिखूंगा और जब इसका पाइथन फाइल बनवाऊंगा, तो क्या पाइथन फाइल जब आइडल पर चलेगी तो क्या आइडल भी चला देता है ऐसे? मैंने कहा नहीं। तो ये वाला आउटपुट कभी नजर ही नहीं आएगा एंड यूजर को, क्योंकि एंड यूजर के कंप्यूटर पर कोड चल रहा होगा डबल क्लिक करके, और डबल क्लिक वाले में सब फैसिलिटी नहीं है। प्रिंट लगाया होगा तभी दिखेगा आउटपुट। ये तो जुपिटर के प्रोग्रामर का एक छोटा सा फायदा है बस, जिसका यूज हमें अवॉइड करने को कहा गया कि मत करो। ऐसे कॉन्सेप्ट को आप प्रिंट कराओ जो टेम्परेरी है, जिसको आप आगे जाकर हटाने ही वाले थे, अभी के लिए बस आप देख रहे थे, उसके लिए ये सही है। मैं समझ नहीं क्या कह रहे हो। एचटीएमएल से बनती है। एचटीएमएल लैंग्वेज में सारी वेबसाइट बनी, विकीपीडिया, यूट्यूब, जितनी वेबसाइट है उनमें जो लिंक आता है, इमेज आती है, एचटीएमएल से आती है। और क्या? अगर आप पाइथन से वेबसाइट बनाएंगे तो आपको एसक्यूएल पढ़ना होगा, जो भी पढ़ना होगा। जावा से वेब सुना हो तो भी पढ़ना होगा एचटीएमएल। वेबसाइट शब्द सुनते ही एचटीएमएल अपने आप आ जाएगा। इससे फर्क नहीं पड़ता आप जावा की बात कर रहे हो कि डॉट नेट की कर रहे हो कि पाइथन की कर रहे हो कि पीएचपी कर रहे हो। एचटीएमएल यहाँ भी चल जाती है, लेकिन मैंने आपको बताया इसलिए नहीं कि क्या पता किसी को आती है कि नहीं आती है। देखो, एचटीएमएल के अंदर एक टैग होता है जिसका नाम है, बताओ कौन से टैग होते हैं एचटीएमएल के अंदर? बोल्ड टैग होता है ना? तो बोल्ड टैग में अगर कुछ भी लिखोगे तो बोल्ड हो जाता है। हो गया। तो एचटीएमएल के अंदर जितने टैग हैं सब यहाँ चलेंगे, आईएमजी भी चल जाएगा यहाँ पर, एच आर, बी आर, टेबल, टीडी, टीआर सब चलेगा। लेकिन रिकमेंड नहीं करते, है ना? क्यों नहीं करते? क्योंकि आप मार्कडाउन के लिए मार्कडाउन के सिंबल का यूज करें। तो जो विकीपीडिया वेबसाइट बनी हुई है वो मार्कडाउन से नहीं बनी हुई है, वो एचटीएमएल से बनी हुई है। सीएसएस, जेएस सब चलेगी। थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ। जुपिटर कहाँ रन हो रहा है? ब्राउजर पे। ब्राउजर को सपोर्ट करने वाली जितनी टेक्नोलॉजी हैं सब चलेंगी मार्कडाउन पे। HTML, CSS, जावा स्क्रिप्ट, बूट स्ट्रैप, रिएक्ट सब चलेंगी। क्यों? क्योंकि जुपिटर कहाँ रन होता है? ब्राउजर पे रन होता है, और ब्राउजर HTML को सपोर्ट करता है। तो ब्राउजर में अगर जुपिटर रन हो रहा है तो मार्कडाउन के अंदर मैं पूरा का पूरा HTML कंपोनेंट लिख सकता हूँ यहाँ पर। लेकिन एज ए डेटा साइंटिस्ट मुझे उन सब बातों की मतलब ही नहीं है। बट अगर साइंस लगाएं तो ब्राउजर पे चल रहा है तो वो सब सपोर्ट इसलिए हो रहा है। तो इसमें स्टाइल शीट भी चलेगी, डॉट जेएस फाइल भी चलेगी, बूट स्ट्रैप भी चलेगा, रिएक्ट भी चलेगा, एंगुलर भी चलेगा, सब चलेगा मार्कडाउन के अंदर। अब
मान लीजिए ये मैंने पढ़ा दिया पूरा और मैंने ब्राउजर क्लोज कर दिया। उसके बाद ये जुपिटर का सर्वर चलता है कमांड प्रॉम्प्ट पे ही, इसको कंट्रोल सी से शट डाउन कर दिया। फिर एग्जिट कर दिया कमांड प्रॉम्प्ट पे। अब ये फाइल अगर मैं आपको देता हूं और मान लीजिए आपने क्लासरूम से डाउनलोड करके अपने डाउनलोड फोल्डर में रख ली, तो आप चलाना चाहोगे भाई, जो मन में आएगा डबल क्लिक कर दो तो चल थोड़ी जाएगी, ऐसे ओपन हो जाएगी फिर। तो जुपिटर की फाइल अगर आप मोबाइल में चलाओगे या सिंपली उसको नोट पैड पे डबल क्लिक करके चलाओगे तो ऐसे दिखेगी, क्योंकि जुपिटर की फाइल को चलाने के लिए जुपिटर ही चाहिए। तो अब क्या करोगे आप इस फाइल को उस फोल्डर में पहले पेस्ट करना जाके जहां से आप जुपिटर को लॉन्च करना चाहते हैं। ठीक है, तो कॉपी करेंगे इस फाइल को आप, और अपने कंप्यूटर में आपको पता होगा कि आप कहाँ बना रहे हैं प्रोग्राम, उस फोल्डर में जाएंगे, जहां बना रहे हो वहां जाके पेस्ट कर देना, मेरी ऑलरेडी रखी हुई है। फिर उस फोल्डर के एड्रेस बार पे जाके कमांड प्रॉम्प्ट लिखना, फिर जुपिटर लैब, कहाँ है सर, हमें नहीं तो बनानी नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा देखो, फाइल एक्सप्लोरर का, फाइल ब्राउजर का कोने में आइकन आ रहा है जो फाइल जैसा, पे क्लिक करो। तो जिस फोल्डर से जुपिटर चलाया है उस फोल्डर का सारा फाइल दिखना शुरू हो जाएगा। ये आ रही है आपकी वो फाइल जो आपने पेस्ट करी होगी, डबल क्लिक करो उस पर। अब आप इसको रन कर सकते हैं एज इट इज, जैसे मेरे में हो रही है आपकी मौजूद। अब सर मुझे अपनी भी नहीं बनानी पड़ गई तो फाइल में जाके न्यू नोटबुक कर्नल सेलेक्ट कर लिए, ये मेरी वाली हो गई, ये आपकी वाली अभी हो गई, और बना लो जितनी बनानी। तो इस तरह से जो भी फाइल मैं आपको दिया करूंगा मैं उस डेट के नाम से सेव कर लिया करूंगा और वो फाइल आपको क्लासरूम में अटैच कर दूंगा। फिर आप उसे डाउनलोड करेंगे और अपने कंप्यूटर में, मोबाइल में नहीं चलेगी, अपने कंप्यूटर में उस फोल्डर में पेस्ट करेंगे जहां से आप जुपिटर को लॉन्च करेंगे। और इस तरह से फाइल ब्राउजर पर जाके उस पर क्लिक करके उसे ओपन करके रन कर सकते। अपनी बनानी है तो अपनी बना कर रन करो। चलिए, तो ये सारा सब कुछ करके देख लीजिएगा अपने एंड पर। बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कोई और क्वेश्चन किसी का हो पूछने का तो पूछ लीजिए।